नरी नाना करना को नरी नाना हो करना को नरी ना। नमस्कार, जोहार जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ है मरावी जी। तो मरावी जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। सादर सेवा जोहार आपका पट्टा जी, जो कि आज पता नहीं घूमते फिरते आज हमारे पास में पहुंच गए। काफी दिन के बाद में आपका आना हो रहा है, जो कि लंबे दिन से मैं भी प्लानिंग कर रहा था कि मरावी जी से बात करें। और पहले जो वीडियो हुए हमारे व्लॉग हुए, और पहले एक और हमारे चैनल जो ग्राउंड पट्टा 50 उसमें मरावी जी का इंटरव्यू हुआ, जो कि ऐसे ही था, नॉर्मली बना लिए थे। पर आज कुछ स्पेशल नहीं, हमने कहा कि यार बनाया जाए। तो जो कि हम तमाम लोगों से हम लेते रहते हैं, पर हमारे खास मित्र है मरावी जी, तो हम कहे कि यार गुफ्तगू कर लिया जाए और आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी शेयर किया जाए ताकि आप लोग अपने जीवन में सुधार कर सकें। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मरावी जी आपका। बिल्कुल पट्टा जी, आपको भी सादर सेवा जोहार, और हमारे सभी दर्शक प्रेमियों का भी इस यूट्यूब चैनल आदरणीय हमारे पट्टा जी के चैनल के माध्यम से भी सभी को सादर सेवा जोहार। और वही है, कोशिश करेंगे आज भी आप लोगों के लिए कुछ नया करने के लिए, और जितना हमसे हो सकता है, जितना हम लोग जानते हैं और जो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस है, हम इन्हीं बातों पे अपनी बात करेंगे। अब देखो पता नहीं क्या बात करते हैं भाई पट्टा जी, तो कोशिश करेंगे कि हर एक सवाल का जवाब दे सकें। तो शुरुआती तो मरावी जी मैं करना चाहूंगा, शुरुआत घर से ही शुरू करूंगा, क्योंकि कहते हर एक चीज का शुरुआत घर से होता है। जैसे हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं ना। तो मरावी जी आप अपना परिचय बताइए। जैसे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि नहीं जानते कि मरावी जी कौन है भाई साहब, जो कि मरावी 91, मरावी 912, मरावी ब्लॉग्स के नाम से जाने जाते हैं। तो आप अपना पहले परिचय बताइए। चलिए ठीक है, मेरा नाम दोस्तों श्रवण कुमार मरावी, और मेरा जन्म स्थान है, निवास अपने मंडला जिले में, निवास के आगे हाथीतारा गांव में, और जो मेरा ससुराल है वो है सहपुरा से लगभग 10 किलोमीटर। मतलब हमारे डिंडोरी जिला में, आपका डिंडोरी जिले में। मंडला जिला क्या दिया, हमारे डिंडोरी जिला में ससुराल है भाई, क्या बात, मतलब मंडला के दामाद मतलब डिंडोरी के दामाद बन गए आप। चलो भाई, बधाई हो। तो डिंडोरी जिले में मेरा ससुराल है, सहपुरा से 10-15 किलोमीटर आगे धनगांव गांव है, जबलपुर रोड में। तो वहां से धनगांव से 2-3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, बंजर पिपरिया, वहां पे मेरा ससुराल है। और वर्तमान में जो हमारा रहना होता है अभी खजरी गांव में, जो कि आपके विकास खंड में हमारा गांव आता है, मेहनवानी विकास खंड में खजरी गांव है। यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, और मेरे यहाँ श्रीमती स्वास्थ्य विभाग में ANM है। तो सभी लोग, और अभी जहाँ ये वीडियो शूट हो रहा है ये भी हॉस्पिटल में ही शूट हो रहा है। और मरावी जी आप अपने थोड़ी परिवार के बारे में बता दें। पारिवारिक, यार मेरे परिवार में तो ज्यादा कोई नहीं है, और मैं मेरी जो जर्नी थी, मैं अपनी जीवन की मेरी शुरुआत बहुत अभी तक मैं किसी यूट्यूब चैनल के बारे में, अपने बारे में खुद अपने चैनल में भी इस चीजों का बात नहीं किया। लेकिन ये है, अपने अंदर दबा के रखने से भी क्या मतलब। सही बात है, लोगों को पता चलना चाहिए। हो सकता है कि आप हमारे बारे में जब जाने, और हो सकता है हमारी कहानी से आपको आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो सके, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कहते हैं ना, हंसते हुए चेहरे के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है वो नहीं जान सकता। कहना है ना, सामने रखी हुई पुस्तक के कवर को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि पुस्तक के अंदर कितने गहन चीजें हैं। तो इसी प्रकार हमारे मरावी जी देख रहे कितने हंसते मुस्कुराते आप हमेशा दिखते हैं। पर आज मरावी जी आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, तो बताइए। ठीक है, आज अपने पट्टा जी आपने कहा है तो कोशिश करूंगा अपने बारे में बताने का। और पहले मैं बता दूं आप सभी हमारे दर्शक प्रेमियों से, ये मेरी पर्सनल जिंदगी है, और जो मेरी पर्सनल जिंदगी मैंने किस तरीके से जिया है वही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आप अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो आप किसी का मजाक भी नहीं बनाइए। मैं आपसे विश्वास करूंगा, क्योंकि मैं जो आपके सामने बता रहा हूँ वो मेरी पर्सनल लाइफ है, और इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आप मेरे जीवन से आपको आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आ सके। तो मेरा जन्म हुआ था हाथीतारा में, सॉरी हुआ है अच्छा हुआ है हाथीतारा में जन्म हुआ है। मेरा जन्म स्थान हाथीतारा है, और वहीं पे मैं पला बढ़ा हूँ। और बचपन से मेरी जो पारिवारिक स्थिति थी सही नहीं थी। बचपन से लगभग मैं 3 साल का लगभग था, तो मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए थे कुछ ऐसी बीमारी के चलते। और मेरे यहाँ माता जी भी लगभग 3-4 साल का ही था, तो मेरे यहाँ मेरे माता जी भी मेरे से दूर हो गए थे। अरे बाप रे।
तो उस समय मैं अकेला था और आपके दादा दादी? मेरे दादा दादियों का भी पुराना सिस्टम था कि पहले के लोग जानते थे कि एक कई जगह शादी करके रखते थे कि हाँ, यहाँ एक वहाँ ऐसा। हाँ तो हाथी तारा में जो मेरा कहना चाहिए हमारे दादी का जो पुरखोती है हमारा निवास स्थान मतलब मेन हाँ, स्थान। तो वो हमारा कुंडम तहसील में। कुंडम तहसील में आता है। हाँ अच्छा अच्छा। मोहगांव एक गांव है वहाँ पे। हाँ। तो हमारे दादा वहाँ के थे हाँ। और हमारी आजी दाई थी वो थी हाथी तारा की। मतलब लमसना मतलब घर जमाई आई थी है? नहीं, हमारी दाई हाँ। वहाँ गई थी शादी की, मतलब बना लिए थे पहले ऐसा कुछ चलता हाँ। था। हाँ हाँ हाँ। तो फिर दाई वहाँ पे जब शादी आदि हो के वहाँ रही तो कुछ दिन वहाँ पे रहने के बाद में बच्चे हो गए। मेरे पिताजी एक भाई एक बहन थी तो मेरे पिताजी भी खत्म हो गए और मेरी बुआ जो थी अभी 2 साल के लगभग मेरी बुआ को हो रहे हैं खत्म हुए तो वो थे। और उनके बीच में फिर इकलौता मैं ही उनका वारिस बना। और फिर मेरा हमारे जो आजी दाई थी वहाँ भी नहीं रहते थे मोहगांव में जहाँ हमारा दादी का घर था। ये अपने मायके में आ गए और हम लोग भी यहीं रहने लगे। और उस समय हमारे दाई के 2 पति थे। 2 पति थे? हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब पहले कहीं और गए थे और इसके बाद में कहीं और। तो जो पहले गई थी वहाँ के भी हमारे बड़े पिताजी लोग थे तो वो भी अपने दादी के यहाँ नहीं रहे, मतलब अपने पिताजी के यहाँ नहीं रहे। मेरे जो बड़े पिताजी कहना चाहिए तो वो भी अपने बाप के यहाँ नहीं रहे। अच्छा अच्छा। वो भी मायके में ले आए हमारे आजी दाई हाथी तारा में। हाथी तारा में मायके में ले आई और वहाँ के भी दोनों जगह के बच्चे दाई मायके में ले आई इकट्ठे हुए। तो वहीं पे हम लोग रहे। और शुरू से अब जान सकते हैं आप कि जिनके बचपन से ही अगर माँ बाप बच्चों से अलग हो जाए तो उस बच्चे की कंडीशन तो मरावी जी जैसे आपने बताया कि भाई मुझे वास्तव में बहुत दुख हुआ कि भाई इतने कम उम्र, देख आप कहे कि 2 साल की उम्र में मम्मी गुजर गई, 4 साल की उम्र में पापा। नहीं, माँ गुजरी नहीं थे, माँ कहीं और चले गए थे। अच्छा। तो हो सकता है पारिवारिक स्थिति उस समय पता नहीं कैसा। तो फिर आपकी एजुकेशन फिर कैसे हो जब भाई दोनों के दोनों जब नहीं रहे तो भाई कैसे करके पढ़ा जाए? कई लोग क्या है कि भाई बहक जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते। तो आप अपने एजुकेशन के बारे में बताएंगे। शुरू से मेरे यहाँ आजी दाई थी तो वो मेरे को काफी ज्यादा सपोर्ट की, जहाँ जाती थी वहां लेके जाती थी अपने साथ में। और लगभग 8वीं 9वीं या 10वीं में था तब मेरे यहाँ आजी दाई गुजरी थी। और उस समय उनको मिलता था पेंशन, हाँ वृद्धा पेंशन। तो 300 रुपए महीने का मिलता था। उस टाइम बहुत कम था। हाँ 300 रुपए महीने का उनको मिलता था। तो उस पैसे को अपने नाती पंती और भी रहे हमारे बड़े पिताजी के बच्चे तो उनको भी देती थी, मतलब बंटवारा होता था वो। लेकिन एक पैसा मेरे लिए बचा के रखते थे। अच्छा। तो उन्हीं के जितना भी हो सकता था उन्हीं से मेरा गुजारा चलता था। और रविवार के दिन अगर मेरे को टाइम मिला तो गैया खरखा चराने जाता था दूसरे का, कोई कहीं भी मतलब काम में, कोई क्या काम में चले गए तो 1 दिन का पैसा मिल गया। कितना पैसा मिलता था हमारा? तो उस समय गाय चराने जाते थे तो उसका था 25 रुपए था। अच्छा अच्छा। 25 रुपए दिन मिलता था। तो उसमें जाता था तो ये कि हफ्ते का जो भी अपना पेन कॉपी जो चाहिए था वो हो जाता था। और इसके बाद में फिर जब थोड़ा सा होश आया मेरे को और जब 9वीं 10वीं में था मैं तो हमारे यहाँ दाई का स्वर्गवास हो जाता है। काफी लंबे समय तक वो भी जिए थे। तो एकदम फिर मैं अपने आप में अकेला पड़ गया। और जो जिनके यहाँ मैं रहता था, जो मेरे बड़े पापा हैं जिनके अब उनका नमक खाया हूँ मैं, उन्हीं के गोद में रह के पला बढ़ा, जैसा भी रहा उनका मार्गदर्शन मेरे लिए अच्छा रहा। उनके साथ में हमारा डांटे हों मारे हों, मेरे को खाने को दिए हों ना दिए हों, क्योंकि कुछ पर्सनल बातें जो अपन नहीं कर सकते, आज उन्हीं के माध्यम से आज वो सीख है मेरे लिए। सही बात है कि उन्होंने जैसा भी मेरे को रखा तो अच्छे से रखा और आज उन्हीं का परिणाम है कि आज आप लोगों के सामने बैठ के बात कर पा रहे हैं। जो कि मरावी बन चुके हैं नहीं कुछ और करते हो। अच्छा, एजुकेशन आपका कहाँ तक हुआ? एजुकेशन मेरा ज्यादा कुछ नहीं हुआ और पढ़ने का मैं इच्छुक तो था और मैं 12वीं तक पढ़ाई किया हूँ। और इसके बाद में मेरे और भी हमारे टीचर थे जो कि मेरे को स्कूल में काफी ज्यादा मेरे को पसंद करते थे। क्योंकि जैसा भी था पढ़ाई लिखाई में भी जैसा ठीक था और गाने बजाने, मेरा संगीत में शुरू से रुचि था और स्टेज में शुरू से बचपन से। अच्छा, रुचि कैसे बढ़ा आपका संगीत से? संगीत में तो मतलब ये है कि मैं बचपन से ही हमारे जीजा जी थे गांव के ही, सेंगा जीजा,
वो हमारे टीचर थे गांव में ही, अच्छा अच्छा, पढ़ाते थे। पढ़ाते थे। हाँ। और रिश्ते में हमारे जीजा लगते थे। अच्छा अच्छा, हाँ। हम उस समय बहुत डरते थे उनसे। गांव में अगर वो घर में भी आ जाए, कहीं मिल जाए, मतलब घूमना फिरना बहुत कम। और जिस गली से वो आया था, हम दूसरी गली निकल जाए। नहीं, उस टाइम की क्या है महाराज जी, उस टाइम बच्चों में एक डर था, कैसे एक बड़ों के लिए डर था, एक टीचर के लिए डर था। अब के बच्चे ऐसे देख रहे हैं हम कि डरते नहीं बड़ों को। हाँ, उतना नहीं। अब कहना चाहिए कहीं कुछ काम लाएंगे, वहां जा यहाँ जा, तो बोलते हैं मतलब पैसा दे बेटा जाओ, है ना। और टीचर को नहीं डरते थे। जैसे कि ऐसा हुआ। और वो बहुत खतरनाक थे वो। मतलब ऐसा नहीं था कि वो स्कूल भर में अपनी ड्यूटी निभाते थे, स्कूल के अलावा भी वो अपनी ड्यूटी करते थे। गांव में पूरे घूमते थे, देखते थे कौन बच्चा कहाँ है, कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। और स्कूल हम नहीं भी गए तो कल उसका परिणाम क्या होगा हम उसका जानते थे। स्कूल भी मजबूरी था हम लोगों को जा रहा है। जब बोलते थे कि कपड़े फटे हो, पुराने हो, जैसे हो, लेकिन तुमको स्कूल आना पड़ेगा। तो उन लोगों के माध्यम से मेरे को प्रेरणा मिली। और साथ में स्टेज में पहली बार स्वर्गीय हमारे गुरसाहिब मास्टर जी, मेरे जीजा जी हैं, पहली बार मेरे को डांट डांट के उन्होंने मेरे को स्टेज में स्कूल पढ़ते थे अपना उस टाइम पर। और लगभग मैं पहली में था तब इसमें स्टेज में चढ़ गया था। पहली क्लास से? पहली क्लास, इतना कम उम्र, लगभग 5-6 साल की उम्र से। हाँ, अच्छा। पहली क्लास में था। कुछ गाए थे कि नाचे थे आप? नहीं, गाया उस समय कुछ नहीं था। उस समय 5 साल के बच्चे क्या अनुभव रहेगा गाने का। कुछ नाचे रहे होंगे आप? मेरे को नाचा भी नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे को मेरे से बोल रहे थे कि तुम कुछ गाओ, कुछ करो। तो मैं कहा मेरे से कुछ आता ही नहीं, उनका करो। तो मेरे को बोले आ नार का कलम आता है, क्या करोगे? तो मैं कहा हाँ, आ नार आ जाता है। तो फिर पूरे आ नार पढ़ के सुनाया। पूरे पढ़ के सुनाया कि फिर जाके लौट गए? नहीं, पूरे सुनाया। अच्छा अच्छा, हाँ। फिर वहां से का कलम करके फिर शुरू किया वहां से। तो कहते नहीं नहीं नहीं, बस हो गया, यही तक बता रहे। तो पहला वही है मेरा स्टेज में। तो बहुत अलग से महसूस होने लगा। और उस समय हमारे यहाँ गांव का शिक्षा स्तर काफी अच्छा था। माहौल इतना जबरदस्त था। और हमसे जो बड़े थे गांव के लोग भी, सभी लोगों का मतलब नजर इतना तेज था, कौन बच्चा क्या कर रहा है। मतलब माँ बाप से ही मतलब नहीं था, माँ बाप एक का बच्चा है, लेकिन पूरे गांव के आदमियों का नजर रहता था। सही बात, बिल्कुल, रहना भी जरूरी है। हाँ। कि अगर हम स्कूल से भाग भी गए तो ऐसा लगता था कि कोई गांव के आदमी ना मिल जाए। सही बात है। ऐसा है। तो बहुत से लड़के तो ऐसे भागते थे, जो ऐसे कुछ ढीठ थे तो भागे हैं। लेकिन मैं कभी नहीं भगा हूँ। एक बार मास्टर, एक हमारे हमारे मामा जी है गाँव के, हरी मामा। तो एक बार मैं उनको थोड़ा सा चकमा दिया था और बहुत ज्यादा पीटते थे वो। तो आज फिर मारेंगे ऐसा करके एक बार उनको चकमा दिया था। एक बार बस उतना ही गलती हुआ है पढ़ाई के समय में, नहीं बाकी कुछ नहीं। तो भाई साहब कौन कहेगा कि हमारे मलावी जी 12वीं तक पढ़े, बताओ। इतना तेज तरार आदमी है। पढ़ने में ठीक था पट्टा जी, पढ़ने में भी ठीक था। लेकिन उस समय मैं अकेले, मेरे को बहुत ऐसा कुछ लग रहा था। अब देखो, पढ़ने वाले तो पढ़ सकते थे, मैं भी पढ़ सकता था, या मैं नहीं पढ़ पाया, पता नहीं मेरी कोई कमजोरी। उस समय मेरे को डर लगने लगा 12वीं के बाद में। इतने मोटे मोटे पुस्तक आते थे और मैं कहा इतना खर्चा कहाँ से कर पाऊंगा। 12वीं तक तो मैं कर लिया, कॉलेज के लिए इतना पैसा लगेगा, मैं कॉलेज जाऊंगा कि मैं पढ़ाई के लिए। उस टाइम आपकी निवास में कॉलेज नहीं था? हाँ, नहीं था हमारे जानते में बना है। तो लगा मेरे को यार कि मैं कहा कॉलेज में नहीं कर पाऊंगा। मतलब अपना खर्चा भी देखना है। उसी में जब मैं होश संभाला हूँ लगभग 10-12 साल से, तो मैं सेल्फ डिपेंड हो गया हूँ, खुद से सब चीज करना है। खुद से। मेरे को पढ़ाई के लिए मैं हवेली गया हूँ, हवेली तक गया हूँ। गर्मी में छुट्टी होता है अपने 2 महीने का, होता है ना। तो 1 महीने बढ़िया पूरे हवेली में काम करे, गेहूं दाना खान पीन के ले आए, 1 महीना काम करे तो पढ़ाई लिखाई के लिए होगा। इतना जिम्मेदारी आपको, मतलब कैसे आपके बचपन से ही इतना जिम्मेदारी आ गया? बचपन से ही मेरे पास में जिम्मेदारी थी। और बचपन से ही फिर जब मैं एक बार घर से बाहर निकला तो जबलपुर के अंदर फिर कैसा लग रहा था जब पहली बार आप घर से बाहर जा रहे थे कमाने के लिए? कैसा लग रहा था आपको? ऐसा कुछ नहीं लगा था उस समय, तो ऐसे कोई बात ही नहीं थी। उस समय एक पिक्चर था अपना अजय देवगन का, कौन सा पिक्चर तो याद नहीं है, आप लोग का बताना कमेंट करके। मेरे को पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें एक सीन था, हवेली पे आ जाना। अच्छा, दिलवाले दिलवाले का पिक्चर उस समय वो बहुत चला था। हवेली पे आ जा रहा, बाबा ठाकुर वाला। तो उस पिक्चर को मैं देखा तो हम लोगों को लगा कि हवेली कोई चीज है, घूमने लायक कोई चीज है। तो हमारे यहाँ बड़े पिताजी पहले से ही जाते थे हवेली गाँव के बहुत सारे लोग। तो मैं कहा यार हवेली कोई चीज, अब सब गाँव में यही बोलते थे हवेली जा रहा है। तो हम कहा हम भी जाएंगे हवेली। तो कई साल तो नहीं ले गए मेरे को।
फिर 1 साल में कहा नहीं जाने, तो गए। अब जाके वहां देखे कि घूम रहे हैं, खेतन में रह रहे हैं कहीं भी, तो मैं कहा हवेली कहाँ? ये होता है हवेली तो मैं ये है हवेली। तो मैं कहा अरे यार बेकार। अच्छा, तो आप क्या सोचते थे हवेली कैसा होता होगा तो आपको? हवेली मतलब भाई महल होगा, अच्छा। कोई अच्छा सा जगह होगा, हाँ। ये सोच के मैं गया था। और इसके बाद में फिर वहां से हवेली आने के बाद में फिर उसी साल मैं पहली बार फिर जबलपुर गया था काम करने। अच्छा, उस समय जबलपुर में रेट था 70 रुपए। 70 रुपए। हाँ। 70 रुपए। और मैं जब हवेली गया था, हवेली से लेके आया था 1 बोरा गेहूं। 1 बोरा गेहूं लेके आया, और उसी गेहूं को 1 कोड़े गेहूं रख के गया था जबलपुर। जबलपुर, अच्छा अच्छा। हाँ। आटा भी नहीं, सिर्फ गेहूं। ना तो चावल रखा, ना तो दाल कैसे रखा, कैसे ना कैसे फिर मैनेज किया? बर्तन, ना भाड़ी, कुछ नहीं रखा। बस 1 कोड़े गेहूं रख गेहूं रख के गया था, सिर्फ वही कमा के लाया था, वही था मेरे पास में, वही लेके गया। अब वो मेरे पास में 100 रुपए थे, जो पूरा खर्चा पानी करने के बाद 100 रुपए मतलब घर में थे। तो वही 100 रुपए रखा और 1 कोड़े गेहूं रखा और अपने कपड़े उपड़े रखा और निकल गया जबलपुर। तो वहां जाने के बाद में मेरे को अब 100 रुपए था, 100 में से 30-40 रुपए लगभग किराया लग जाते थे उस समय। हाँ। तो किराया दिया और मेरे पास में 60-70 रुपए बचे। तो हर उस समय समोसा 10 रुपए के 2 ठो मिल जाता। हाँ, 2 ठो मिलते थे। मैं कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन ऐसे ही निकल गए समोसा खा खा। तो वैसे किया भी। इतना कम उम्र के लड़का को कैसा सोच, इतनी जिम्मेदारी, जब भाई पापा भी नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है, तो भाई कितना जिम्मेदारी है। हम जैसे होते तो भाई क्या करते पता नहीं, अब वो तो समय बताता। सब समय बलवान, समय बलवान, सही बताया। तो उस समय फिर 60-70 रुपए थे, और 60-70 रुपए लेके मैं जबलपुर गया। और वहां जाने के बाद में 1-2 दिन तक अब मेरे को काम का भी अनुभव नहीं था, काम कैसे मिलता है, क्या मिलता है। तो ऐसे करके तो फिर वही एक आदमी से जानकारी दोस्ती हुई, फिर काम वाम यहाँ मिलता है। तो मैं कहा चलो ठीक है, कुछ भी काम हो मिल। मतलब आप अकेले जबलपुर अकेले से गए? हाँ, अकेले गया, किसी के वो नहीं? किसी के नहीं। बाप रे। उस समय बहुत डर भी लगता था। हाँ। कि वहाँ कहते थे कि नहीं जबलपुर में मार डालते हैं। हाँ, नहीं सुना था मैंने। हाँ। और कुछ भी बेच देते हैं ऐसा करके। हाँ। तो लेकिन मैं कहा मेरा दिमाग से लग रहा था कि नहीं ऐसा क्या होगा। हाँ। चला जाए, और हुआ भी है फिर। हाँ। हुआ भी है, जो मैं सोचा, जो मैं सुना था वो भी मेरे साथ में हुआ। लेकिन मैं अपने दिमाग के चलते वहां से भी निकल के आ गया। तो वहां पे जैसे ही गया, और इसके बाद में 1-2 दिन तो समोसा खा के गुजारा किए। अच्छा, कहाँ सोते थे महाराज जी आप? कहीं भी ऐसे जहाँ काम वाले। एक दिन तो ऐसे रोड में अपने जबलपुर जो लोग जानते हैं, आना जाना किए हैं तो उनको मालूम होगा। क्या बोलते हैं, दीनदयाल? नहीं, दीनदयाल यार, याद है, कमला भंडार है, आप समझ गए होंगे। कमला भंडार जो कहाँ है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो कमला भंडार है, जो कि कमला भंडार बहुत फेमस है वो। और वो मेरे को भी अच्छे से नाम है, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो वहां पे कमला भंडार। तो एक दिन तो मैं वैसे रोड के किनारे, और उस समय लकड़ी भी रखा था। अच्छा, कौन से टाइम गए थे आप? मैं गर्मी के समय में, जब अब गर्मी की छुट्टी रहती है तो 1 महीना हवेली में करके आया, दूसरे महीने जबलपुर गया। तो रखे ऊपर एक हाथ में लकड़ी गट्ठा और एक हाथ में झोला। उस समय मेरे को थोड़ा सा अपने आप में लगा था, मेरे को अपने आप में रोना आ गया था। मेरे को क्या कहेंगे लोग, मेरे को लाज शर्म, लाज शर्म मेरे अंदर आया था। और नहीं सोचे कहाँ से मेरे मम्मी होते, पापा होते? लगा, वही मैं बताया, उस समय मेरे को बहुत अपने आप में लाज लग रहा था। लेकिन मैं उधर अपने आप को भी मोटिवेट कर लेता था, अरे कौन का कहेगा, पढ़े तो रहने सही बात है। तो ऐसा कर करके 70 रुपए से वहां से मैंने शुरू किया काम। और इसके बाद में वहां काम जब करते गया, मेरा काम लोग वहां देखे, इतना फिर अच्छी दोस्ती हो गई। और जब मेरे पास खाने का नहीं था, उसका बता दो, गेहूं था। कम से कम 3-4 दिन के बाद में गेहूं वो किया। तो नहीं, बेचा नहीं। तो जैसे ही वहां पे गेहूं था, गेहूं को फिर एक जगह पिसवाया। पिसवाने के बाद अब रोटी बनाने का चांस नहीं। अब उस समय मेरे को आता ही नहीं था, बर्तन भी नहीं रखे थे, बर्तन कुछ नहीं था, ना आटा गूंदने नहीं आता था, ना कुछ नहीं। अरे फिर मैं कहा गया अकेले के लिए तो है, सब बनाते हैं करके अपन बना के। तो रोटी भी फिर कैसे, एक जगह देखा चद्दर, टीन रहता है, टीन के चद्दर का नीचे रख लेता है और उसी में रोटी बनाते हैं। तो एक दिन देखा मैं यार इसमें बनाते हैं रोटी। मैं उनको भागने दिया काम में, और जाके चरा लिया उनका चद्दर चरा के, और मैं जाके दूसरी जगह टेरा रख लिया अपना सामान। वो फिर
चोरी चोरी उसी में फिर रोटी बना के जल्दी से लुका के रख लेते थे। अच्छा अच्छा, तो बहुत दिन उसमें फिर समय गुजरा और जैसा भी रहा परिश्रम में वहां पर किया बहुत और भाई। लोगों के साथ में फिर व्यवहार बनते गया। अच्छा, उस टाइम आपकी उम्र कितना रहा होगा? लगभग अब यार, हाँ लगभग 12-13 साल। बताओ वाला 12-13 साल का लड़का, हाँ मानना पड़ेगा महाराज जी आपको। 12-13 साल चलो के क्या आपको 12-13 साल की उम्र में लगभग। तो वहां पे मेरा 70 रुपए से मेरा काम शुरू हुआ। काम फिर वहां से मैं करते गया, लोगों से दोस्ती होती गई और वहां पे फिर मैंने 350 रुपए का काम तक किया वहीं पे उसी टाइम। उसी टाइम। मतलब अलग अलग रेट था, सिर्फ मजदूरी के 70 था, लेकिन फिर उनके साथ में मैं धीरे धीरे क्या करने लगा, हाथ ठेला चलते थे गिट्टी वाले, तो उसमें 100 रुपए देते थे डबल है दिन भर के। हाँ 2 हेल्पर देते थे धक्का लगाने वाले और एक जन हैंड ड्राइवर, तो उसका 100 रुपए मिलता था। और इसके बाद में फिर अकेले अगर चलाओगे तो 125 रुपए मिलता था। ऐसा ऐसा करके सबका अलग अलग रेट था। हाँ। तो फिर वहां से मैं मिस्त्री के साथ में दोस्ती कर लिया, पंजा चलाने लगा। अच्छा, तो फिर मिक्सचर मशीन पकड़ लिया। हाँ। तो ऐसा करके मिक्सचर मशीन में फिर वहां पे ज्यादा रेट था, तो आखिरी काम फिर वहां पे किया और फिर मेरे को एक्सपीरियंस हो गया। फिर कई बार जब भी खर्चा का जरूरत पड़ता था, 10वीं 12वीं में जब भी पढ़ाऊं तो शनिवार के दिन हमेशा मैं जबलपुर भाग जाता था। जैसे स्कूल की छुट्टी हुई शनिवार के दिन जबलपुर और जाके वहां पे एक दिन रविवार के दिन काम करता था, सोमवार के दिन सुबह आके स्कूल। अच्छा महाराज जी, जब आप काम करे और काम करने के बाद जब आपको पैसा मिला तो आपको कैसा अनुभूति हुआ? पैसा नहीं ऐसा कुछ जब उस टाइम आपके पास कुछ था ही नहीं, खाने के जुगाड़ नहीं था, कुछ भी नहीं था, जब आपके पास पैसा आया अचानक से तो? नहीं ऐसा उतना पैसा भी नहीं था। हाँ। अब मजदूरी के साथ जो मिलता था उसी में अरे तो पैसा मिलने लगा तो ये है कि लगता था कि यार खुद का पैसा है, हाँ, जी, खुद की मेहनत वजनदारी है। है, हाँ, बिल्कुल। खुद की मेहनत का पैसा है, हाँ। जो खर्चा करना चाहते थे कर सकते ऐसा। तो उस समय मेरा नशा पानी से सब कुछ नहीं था ना, शुरू से ही नशा पानी से दूर रहा हूँ मैं। जो हमारे साथ में रहते थे वो कमा रहे करके पीते खाते थे, सब करते थे, लेकिन मैं सबसे अलग था। मैं खाने पे विश्वास रखता था, जितना खा सकता हूँ खाऊंगा ऐसा करके। और फिर बढ़िया रहा वहाँ का सफर। फिर धीरे धीरे वहाँ दोस्ती होती गई। फिर लंबा समय मेरा, फिर पूरा समय लगभग पढ़ाई के दौरान ही पूरा समय मेरा जबलपुर में गया है। फिर वहाँ बहुत से काम किया, ऑटो चलाया जबलपुर में, ऑटो भी चलाया। और इसके बाद मैं टेंट का भी काम किया हूँ वहाँ पे। जहाँ जहाँ काम किया हूँ वहाँ वहाँ बढ़िया व्यवहार रहा है। और पढ़ाई के बाद में फिर आ गया मैं हॉस्टल में, हाथी तारे की हॉस्टल में। वहाँ पे खाना आना बनाता था बच्चों के लिए। तो वहाँ पे भी लगभग 1-1.5 साल तक वहाँ काम किया। और वहाँ से फिर पढ़ाई पूछने के बाद? पढ़ाई होने के बाद और इसके बाद में फिर निवास में हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम, हॉस्पिटल में मेरे को वहाँ पे ड्यूटी मिल गई। तो वहाँ पे भी साफ सफाई का काम हम करते थे। वहाँ पे भी 1-1.5 साल किए। तो मतलब वहाँ करने का तो था, लेकिन पैसे बहुत कम मिलते थे, 1500 रुपए मिलता था महीने में। हाँ, और बहुत कम कर रहा था, बहुत कम। अब आना जाना भी करना है, टाइम में खाना भी। अब मैं घर से भी आता था तो सुबह से 8 बजे से खाना पीना नहीं बन पाता था, तो कई दिन भूखे आता था। तो होटल में उधारी कर करके, नाश्ता पानी कर करके काम कर रहा था। और वो पैसे भी हर महीने नहीं मिलना, वो 2-2, 3-3 महीना में मिलता था। तो उधारी वाला भी कितना देगा? सही बात है। तो मैं कहा नहीं यार, मेरे हिसाब का नहीं है, फिर उसको भी छोड़ दिया। फिर इसके बाद मैं आ गया बस लाइन में। तो हमारे टीचर हैं सोनवानी सर, जो कि हमारे परम मित्र भी हैं, टीचर भी, और उनके आशीर्वाद मेरा काफी अच्छा उनका सहयोग रहा मेरे जीवन में। तो उन्होंने फिर उनके एक ड्राइवर से उनके अच्छे से पहचान थे, तो उन माँ साहब ने कहा कि नहीं यार, इस लड़के को भी तुम रख लेना अपने साथ में बस में। तो उनने भी फिर माँ साहब का बात माना नहीं किया, तो मेरे को वहां पे बस में शिफ्ट करवा दी। तो बस में रहा हूँ लगभग 1-1.5 साल तक, चलते गया। फिर सभी तरफ के रोड में मेरा आना जाना हुआ। अपने इधर जबलपुर से अमरकंटक ये वाले रोड में आए, निवास से जबलपुर ये रोड में, मंडला, मतलब आप सभी प्रकार काम कर सके। फिर इसके बाद में वो हुआ और गाड़ी लाइन में रहा हूँ। फिर गाड़ी लाइन में छोड़ने के बाद गाड़ी लाइन में फिर ये है कि सबका बस का भी नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। एकदम सभी जगह रे बे दाई माई वाले सब चीज सुनना पड़ता है। तो ये चीज मेरे को अच्छा नहीं लगता था। यार मैं किसी को रे ना करता ना बेकार, लेकिन कोई भी आदमी मजाक में भी बोल रहा था, मेरे को बेकार लगता, अच्छा नहीं लगता है ना। तो और मैं कहा नहीं यार, मेरे हिसाब से नहीं है।
और थोड़ा सा मेरे को लगता था कि नहीं, मैं एजुकेट हूँ, भले 12वीं तक पढ़ा था, हाँ। लेकिन मेरे पास लगता था कि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मेरे हाँ। को मैं कहा ये मेरे लायक काम नहीं है। नहीं है। तो और वो काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं हाँ। ड्राइवर भाई भी जो हमारे ऐसे देख रहे होंगे, आप बुरा मत मानना, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को लगता था लगता कि ये मेरे हर साथ किसी का अलग अलग चॉइस होता है ना। हाँ। तो इसके बाद में फिर भी क्या किया जाए, अब उसके बाद काम नहीं, तो निवास में फिर रहा हूँ। निवास में रहने के बाद में वहाँ एक दुकान है सिंधी करके, बहुत फेमस दुकान, तो दुकान के अंदर फिर मैं काम किया हूँ लगभग 1.5 साल तक। वहां से काम वाम हुआ है मेरा, और वहां भी जहाँ जहाँ रहा हूँ व्यवहार बहुत अच्छा रहा है सभी लोगों का, अभी तक मेरे को याद करते हैं, घर में उनके आने जाने का मौका मिलता है। और इसके दौरान ही फिर मेरी माँ से मुलाकात हुई थी इतने लंबे समय के बाद। खुद की मम्मी से? हाँ, कितने साल बाद मुलाकात हुई मम्मी से? कहना चाहिए बचपन से ही निकला हूँ, तो जब मैं निवास में ही था, कहने का मतलब तभी तो उस समय उम्र की बात करें तो 22-23 साल का, 23-24 मतलब 12 साल से, मतलब पूरे 10 साल बाद में बीच में मुलाकात ही नहीं हुआ, देखे नहीं? मैं तरसता था। अच्छा। तो मेरे को जानकारी हुई थी कि नहीं तुम्हारे मम्मी है वहां पे ऐसा, तो मैं कहा ठीक है, मैं मतलब हो जाए, अगर दर्शन मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर है तो मैं एक बार कोशिश करूंगा कि जहां भी है एक बार उनसे मेरे को मिलना है। मेरे को जब मालूम पड़ा कि नहीं मेरी माँ है, तो मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि अगर है तो एक बार देखूंगा, तो मैं कैसे देख लूं, इतना ही काफी है ऐसा करके। तो मेरे को फिर कहीं से पता चला कि नहीं आपकी मम्मी भी यहाँ शेखपुरा एरिया में है। तो एक बार फिर हमारे यहाँ मम्मी गई थी दसगात्र में, निवास के आगे सकरी, तो वहां पे भी हमारे गांव के कुछ लोग गए थे, तो हमारे वो लोग उनको पहचान गए कि नहीं यहाँ पे ये सोनू की मम्मी है ऐसा करके। मेरा निकनेम सोनू नाम है। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने बताया, और उनके साथ में जब मुलाकात हुई तो सब एक दूसरे को पहचान गए। तब हमारे वहाँ मम्मी फिर वहां से अपना मोबाइल नंबर रखाई थी कि उसको दे देना तो बात करेगा। तो फिर नंबर जैसे मिला तो मैं बात किया, और जब मैं फोन भी लगाया तो एकदम मैं बात करूं, मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे कि मैं क्या बात करूं। मतलब इतना लंबे समय बाद अब कभी भाई मेरे को उनका चेहरा भी याद नहीं कि कैसा रहा है कि क्या है, मेरे को कुछ नहीं। अब मतलब एक नए व्यक्ति के सामने किसी को खड़े कर दो कि आपकी माँ है कि आपके बाप है, वो कैसे मान लेगा, एकदम से नहीं मान पाएगा ऐसा। लेकिन मैं कहा चलो ठीक है, फिर बातचीत हुई तो मुझे भी अच्छा लगा कि नहीं चलो इतना तो बातचीत होने के बाद अब मेरे को लगने लगा कि नहीं मुलाकात भी जरूरी है, एक बार देखूं तो। और उस समय फिर मेरे यहाँ घर में भी जानकारी हो गई थी कि अपने मम्मी से बात करता है ऐसा, तो घर के लोग भी मेरे साथ गुस्सा करते थे, कहाँ है अभी तक वो खोज खबर नहीं की है और तुम उसके पीछे पड़े। कितने साल बाद, जब आप उम्र 22 साल हो गया? हाँ, तो मैं कहा उससे मेरे को मतलब नहीं है, अगर है माँ है तो है, माँ है तो है, एक बार मेरे को मिलना है ऐसा करके। फिर मैं अपने घर से निकला शेखपुरा के लिए। शेखपुरा आया, शेखपुरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी में खैर भगदू में वहां पे रहती थी। और जब मैं पहली बार मैं अपनी माँ को देखा तो मेरे आंखों से बिल्कुल आंसू आ गए थे, मैं अपने आप में बहुत भावुक हो गया था मैं। तो मतलब ऐसा स्थिति कि जब मेरे पिताजी थे तब हमारे घर की स्थिति बहुत अच्छी थी, मतलब लोग उस समय पैसे पैसे के लिए तरसते थे, तो उस समय हमारे यहाँ पैसे धेले अफरा थे। और हो सकता था कि मेरे पिताजी रहते तो अभी हो सकता हमारी लाइफ पता नहीं कैसे कुछ और होती है ना, कुछ और होती। सही बात। तो वैसा में जब मैं माँ को देखा पहली बार तो उसके पैर चप्पल वप्पल नहीं पहनते, पैर इतना बुरी तरह फटे थे। पीछे से मेरा नजर पड़ा तो एकदम से बहुत बेकार लगा मेरे को कि बताओ इस तरीके की स्थिति है इनकी। हम अपने दुख को कोसेंगे लेकिन हम सही बात उनके सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं। तो बहुत भावुक हो गया मैं वहां से। और इसके बाद उनके साथ में गया, वहां पे खाना पीना खाए रहे, बातचीत, वो भी मेरे सामने बहुत रोने लगी, अपने आप बीती वो भी सुना कि जब मैं वहां रहती थी तो मेरे को किस तरीके से परेशान करते थे, क्या होता था मेरे साथ में। तो उसने भी अपनी कहानी बताई। तो मैं कहा स्वाभाविक बात है, अब उस चीज का तो हमें पता नहीं कि किसके साथ क्या हुआ है। तो फिर मम्मी के साथ में हमारा अच्छे से रहा संबंध, और वो भी मेरे पे बहुत गर्व करते थे कि आप इतना साहसी हो, आप इतना अच्छा काम धाम करते हो, और अभी के जो समय है आप इस समय में अभी भी सुरक्षित हो, ऐसा करके बहुत गर्व करती थी। और हमेशा फिर जो आप मेरी ये शादी लगी है परिया में, तो मेरी मम्मी की देन है ये
और कम से कम चलो मैं उसको आशीर्वाद समझता हूँ कि आज उनके माध्यम से एक मेरे को नया रिश्ता मिला। सही बात है। तो मम्मी ने यहाँ पे उनको कहीं से जानकारी मिला था कि वहाँ पे लड़की है, और जबकि हमारे यहाँ मैडम भी मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी, हर चीज में मेरे से आगे रही। लेकिन जब पता नहीं मेरी मम्मी क्या सोच के वहां पे बात की, और बात जब हुई तो इन लोगों के यहाँ से भी हाँ हूँ का वैसे बातचीत हुआ। फिर बोलने लगे कि एक बार देख सुन लो ऐसा। तो और जिस समय हमारी बातचीत हो रही थी फिर उसी समय इनका ट्रेनिंग हो गया ये इसी में ANM में। तो डिंडोरी चले गए, तो कह रहे थे कि फोटो वोटो से देख सुन नहीं हो जाए। उस टाइम ज्यादा नहीं था। अच्छा, आपकी शादी कब हुई? 2016 में। आपकी शादी 2016 में हुई? 16 में। अच्छा हाँ। तो फोटो वोटो से देखने सुनने वाला फिर हुआ। तो मम्मी लोग गए थे, तो यहाँ इनके यहाँ से भी बोले थे कि नहीं भाई अब पहले लड़का लड़की अब एक दूसरे देख लो, अब तो लड़की देखा सुनने की बात है। हाँ, तो ये फोटो है तो आप फोटो देख लो और लड़का का भी फोटो दिखा दो। तो एक दूसरे का फोटो देखे, तो उस समय में फोटो भी देखा। तो मैं कहा यार क्या देखना है मेरे को। सही बात, बिल्कुल। हाँ। मैं अपनी जिंदगी मैं अपने जैसा जान। और मैं एक बात और बता दूं कि जो मेरे यहाँ मैडम है, इनके भी ना तो मम्मी है ना पापा है, इनके भी कोई नहीं है, और ये भी अपने बड़ी माँ, मतलब एक दूसरे का सहारा आप ही दोनों हैं। बस। तो इनके बड़े मम्मी पापा लोगों के साथ में ये लोग रहते थे। और जो हमारी सासू माँ है वो मतलब हमारे मैडम बड़े हो गए हैं। 2016 मतलब 12-13 में उनका भी एक्सपायर हुआ था, ऐसे कुछ कीड़ा काट दिया था उस वजह से। तो फिर हमारी शादी हुई, और हम लोगों को देखने सुनने वाला तो काम ही खत्म रहा। और मेरी शादी भी दोस्तों, मेरी शादी हुई थी पिपरिया में, ससुराल में ही मेरी शादी हुई है। और क्योंकि मेरे पास में भी इतना ऐसा कुछ नहीं था आर्थिक सहयोग, न मेरे पास कोई सहयोग करने वाले लोग थे, ना कोई मेरी शादी का कोई जिम्मेदार नहीं ले रहा था। उस समय मेरे पास कौन लेता। तो उस समय मेरे पास सब कुछ था, दिमाग भी था, और लग रहा था कि यार लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं कहा कि जो कहेंगे देखा जाए। तो जीवन साथी तो बन जाए, जीवन तो रहे ना। ये बहुत, मैं तो कभी सपने में तक मैं सोच रहा था कि मेरी शादी पता नहीं कैसे होगी, किस तरीके से, कौन करेगा मेरे। सही बात, बिल्कुल। कि मैं किस लड़की के साथ हुआ ऐसा। लेकिन जैसा भी रहा, फिर शादी ब्याह हुआ वहीं पे, और शादी भी इतना धूमधाम से हुआ। सभी लोगों ने, मेरे यहाँ गाँव से भी इतने लोग आए, अच्छे हमारे यहाँ गाँव में भी लोगों की शादी नहीं हुई, उतने से ज्यादा लोग आए। क्योंकि मेरा हो सकता है मेरा उनको व्यवहार की वजह से काफी लोग आए, बहुत ही अच्छा धूमधाम। और ससुराल में भी, मेरे यहाँ ससुराल तक में भी ऐसे शादी वहाँ ससुराल में नहीं, दोनों तक। अब इनको भी जानते थे इनके व्यवहार वाले कि इनका व्यवहार कैसा है। तो यहाँ भी इनके जानते थे कि इनके माँ बाप नहीं है करके। एक तरफ चारों तरफ से आदमी लोग आए, और मेरे तरफ से भी वैसे तो दोनों तरफ से जबरदस्त माहौल रहा। और फिर शादी ब्याह हुआ, और फिर अभी अब आप लोगों के सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से साथ एक हमारा भांजा है तो आप लोग वीडियो में देखते हैं। और ये आपकी कहानी सुनकर मरावी जी वास्तव में बताना मन गदगद हो गया, और साथ साथ हमको आपके ऊपर गर्व हो रहा है कि आप हमारे मित्र हैं, जो कि ऐसी परिस्थितियों से लड़के भी आप कभी डगमगाए नहीं और आज इस मुकाम पर है। तो ये सारी चीजें हो चुकी है। और साथ साथ मरावी जी, आप YouTube में जो वीडियो बनाना शुरू किए, तो आपका प्रेरणा कैसे रहा कि भाई वीडियो बनाना शुरू करूंगा? मैं YouTube से पहले पट्टा जी बता दूं कि मेरे अंदर एक दिमाग था कि अब हमारे यहाँ श्रीमती तो काम कर ही रहे थे, और उससे पहले भी मैं कई जगह से मजदूरी किया हूँ। तो मेरे को लगा कि मोबाइल, पहली बार हमने मोबाइल खरीदा था एंड्रॉइड 2,500-3 हजार रुपए का। उस टाइम सस्ता मोबाइल आता था। हाँ, वो ऐसे ही मोबाइल था, टच मतलब टच। हमको मालूम नहीं था कि कौन कंपनी का अच्छा है कि कैसा है, तो उसको लिए। तो वहां से मेरे को उस मोबाइल से काफी ज्यादा प्रेरणा मिली। उस मोबाइल के माध्यम से मैं उसमें एकदम सीखता ही रहता था। उसमें मैं ऐसा कुछ नहीं देखता था, सीरियल ना कुछ नहीं, सिर्फ मेरे को मोबाइल उसमें क्वेश्चन नहीं करता रहता था कि क्यों, इसको कैसे करना है, क्या हो। तो वहां से मैं धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखने लगा, मोबाइल से ही। और थोड़ा बहुत मेरे से पहले से आता था, क्योंकि करंट लाइन में काम किया था। तो करंट खेलने का थोड़ा बन गया था पहले से आइडिया। तो घर में आने के बाद मैं उसी में तैयारी करने लगा कि मेरे को क्या करना है। तो धीरे धीरे फिर मेरे को सब चीजों का नॉलेज हुआ। धीरे धीरे थोड़ा बहुत टीवी, कूलर, पंखा, मतलब LCD वगैरह, मतलब सारी मतलब मोबाइल से देख देख के सीखा। सब मोबाइल से देख देख के, और उसे प्रैक्टिकल कर करके काम करने लगा। और वैसा करते करते फिर धीरे से फिर
और भी काम करता था मैं, सभी जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स रहते हैं सभी काम करता था। करते करते फिर इसी में मेरा मन बन गया। जब हमारे यहाँ मैडम करने लगे काम धाम, तो 2-4 पैसे जब आने लगे, तो उस समय मैं पूरा बिल बाउचर बना के रेडी कर लिया। लगभग 25,000 का मैंने एक लिस्ट बनाया था ये एलईडी के ऊपर काम करने के लिए। अच्छा कि मैं कहा बिजनेस करूंगा मैं एलईडी का। तो 25,000 रुपए का मैंने बनाया सिस्टम, हमारे यहाँ मैडम को भी दिखाया। मैं कहा यार इसमें काम करना है और घर बैठे काम है और मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो इतना इतना मेरे को प्रॉफिट हुआ, पूरा समझाया। तो वो भी तैयार हो गए कि ठीक है आप करना चाहते हो तो करो। फिर अचानक मेरा लिस्ट बन के रखा है और इसके बाद में उसी के रात एक वीडियो वैसे मैंने वहां पे सर्च करके देखा कि बिना पूंजी लगाए ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें पैसे कमाया जा सकता है। तो वो वाला जब मैं सर्च किया तो वहां पे एक वीडियो निकल के आया संजीव कुमार जिंदल जी का, जो कि काफी बड़े यूट्यूबर हैं। तो काफी अच्छा अर्निंग वाले उनके चैनल है और फ्री में रोजगार देते हैं, बहुत अच्छा उनका। तो उनके वीडियो मैंने देखा, लगभग 30-40 मिनट का उनका वीडियो रहता है। हर वीडियो 30-40 मिनट का, हर एक वीडियो लंबा, हर वीडियो लंबे ही रहता है, मतलब विस्तार से जानकारी होती है पूरा विस्तार से। तो वो पूरा एक वीडियो देखा कि यूट्यूब में क्या कैसे करते हैं, बारीकी से मैं देख देख एकदम प्रैक्टिकल करते रहा। और पूरा मैं कहा एक बार इसको अच्छा लगा मेरे को, क्या बताओ मोबाइल से करना है, मोबाइल हमको पैसा दे, लगाने चाहिए अपन को एक्स्ट्रा। हाँ। कुछ नहीं, मोबाइल पैसा कमा के दे। मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मोबाइल से पैसे आ जाएंगे। हाँ। लेकिन फिर हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों तो दोस्तों यार आज स्पेशली मरावी जी का जन्मदिन भी है। आज रात भर हम लोगों ने कार्यक्रम से आने के बाद सुबह हमने इंटरव्यू वीडियो भी शूट किया मरावी दादा साथ, और साथ साथ मरावी जी के साथ। पता ही नहीं चला हमको कि आज भाई मरावी जी का जन्मदिन है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की, इसी तरह से आप तरक्की करते रहे। परिवार फैमिली के बीच में रहकर हम अपने बारे में सोचना समझ नहीं भूल गए कि हमारा जन्मदिन आज, मेरे को भी पता नहीं कि आज मेरा जन्मदिन है। और मैं भी, मुझे याद था पहले दोस्तों, पहले मैं भी इतना अपने काम में बिजी हो गया, मतलब डूब गया, मुझे भी याद नहीं रहा कि आज मरावी जी का जन्मदिन है। तो बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, नाम रोशन करते रहे। कहीं ना आप बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी बढ़ेंगे आगे से। एक दूसरे का अपन पूरक है। बिल्कुल। तो इस तरीके से मैंने वहाँ का वीडियो देखा यूट्यूब के, और पूरा वीडियो देखने के बाद मेरे को लगा कि नहीं ये काम सही है, और मैं तुरंत से ही काम शुरू कर दिया। ये लगभग 2021 से मैंने काम शुरू किया था, ज्यादा दिन नहीं हुए अभी। हाँ 2021 के लगभग में वहां से काम शुरू किया। और काम फिर एकदम मैं करते गया। मैं कहा कि जितना इसका क्राइटेरिया है वहां तक एक बार पहुंच के तो देखूं क्या होता है। तो उसमें 4000 घंटे का वॉच टाइम, 1000। अच्छा, पहले किस टाइप की वीडियो बनाया करते थे आप? पहले मैं कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं था। जहाँ कुछ भी हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, वहीं जाना है, वहीं का वीडियो बनाना है। अब अकेले कैमरे के सामने आने में पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, तो दूसरे का वीडियो डाल देते। तो दूसरे का, जहाँ भी कुछ भी हो रहा है, कोई भी कार्यक्रम, नाच गाना भजन मंडली कुछ भी, तो हम कहीं का भी वीडियो बना के डालने लगे। और डालते डालते मेरे धीरे धीरे फिर उसमें व्यू आने लगे। तो फिर मेरे अंदर जिज्ञासा बढ़ते गया। हाँ। तो मैं कहा कि नहीं यार अब थोड़ा सा घर से और भी दूर निकला जाए। हाँ। बाहर ऐसा करते फिर संजीवन टांडे जी का मैंने कार्यक्रम पहली बार नहीं, कार्यक्रम पहले कई बार देखे, लेकिन मैं अपने काम से यूट्यूबर के नाम से पहली बार उनके साथ में शामिल हुआ। और पहली बार में अच्छा काम रहा मेरा वहाँ पे। ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी इतना गजब के, आप लोगों ने भी सुना होगा। वो भी अभी भी डीजे में भी बजते हैं, डीजे में बजते हैं। अभी भी चैनल में है, मिलियन पहुंच चुके हैं, 2 मिलियन 3 मिलियन से प्लस में है। तो इतना ज्यादा वहां से चला, और तभी मेरे को फिर एक यूट्यूबर का मेरे को वहां से पहचान मिला। और जैसे मेरे वीडियो वायरल हुए, सब्सक्राइब लोग मेरे को पसंद करने लगे। और फिर अब मैं आके वहां फंस गया अर्निंग में। मैं कहा कि इसका तो जितना क्राइटेरिया पूरा कर लिया, अब पता नहीं भाई अब इसमें पैसे कैसे आएगा, करना है। फिर उसके बारे में फिर स्टडी करने लगे कि यार क्या करना पड़ेगा आगे। फिर उसका जो भी उसका प्रोसेस था, फिर पूरा प्रोसेस किया। अब उस समय ऐसा था कि मैं ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं थे, कोई नहीं था, तो मैं किसी से मदद भी नहीं ले सकता। अच्छा, चैनल आप कब खोले थे? चैनल की जो लॉग इन डेट है लगभग 17-18 की है। हाँ। काम जो हुआ है वो 21 के लगभग से। हाँ। तो किसी से मैं मदद भी नहीं ले सकता था, लेकिन जितना हो सका मैं मोबाइल के ही सहयोग लिया और वहीं से काम धाम करना शुरू। और फिर जितना मेरे वेरिफिकेशन था सब कुछ कंप्लीट हुआ। जब पेमेंट आया
तो पेमेंट कितना आया था? पेमेंट आया था लगभग 7,000 रुपए। हाँ। लगभग 7,000। जब पहली बार जब बिना पूंजी के आपका पेमेंट है तो कैसा अनुभव? मैं बहुत खुश हुआ, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि यार मोबाइल के माध्यम से मेरे को इतने पैसे मिल गए। लेकिन फिर मेरे को वहां से एकदम पूरी तरह से मेरा संतुष्टि हो गया और मूड हो गया कि 7,000 अगर आ सकते हैं तो लोग यहाँ ये भी कह रहे हैं कि लाखों रुपए भी मिलते हैं। तो विश्वास हो गया अगर मेरे पास 7,000 आ रहा है तो उसके पास लाख रुपए भी मिलता होगा। अच्छा। तो मेरे को यकीन हो गया। तो और हमारे यहाँ फिर मैडम को बताया कि देखो मेरे पेमेंट आया है 7,000। तो हमारे यहाँ मैडम कहते हैं हिसाब करके बताओ कितना दे। 7 महीने लगभग मेरे को लगे थे। भाई इतना मेहनत के फल है कि अभी की स्थिति में क्या है दोस्तों, बता दूं आप लोगों को। एक बात आ रहा है भाई, मरावी जी का 7 महीना का पैसा है 7,000 रुपया है ना। आजकल के क्या है, नए नए लोग कहते हैं कि एक ही दिन में अपन महीने भर हुए और हफ्ता भर होते हैं, मेरे व्यू नहीं आते, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, इस करके हार मान जाते। भाई हमारे मरावी जी जीता जागता उदाहरण है, जो कि 7 महीने के फलस्वरूप 7 महीने मेरे को लगे थे। 7 महीने का मेरा फल मिला था 7,000। और अभी तो अब नहीं बता सकते। तो अभी हमारे यहाँ फिर मैडम को बता, मैं 7,000। तो कहते हैं इतने से पैसा। अरे मैं कहा 7,000 अगर आ गए तो मेरे पास लाख रुपए भी आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको मैं समझा और फिर काम मेरा उस समय भी हमारे यहाँ मैडम भी उतना मेरे को महत्व नहीं देते थे। कर रहे तो कर काम जैसा भी कर रहा। लेकिन फिर काम करते गया, जब सैलरी अच्छी आने लगी, हर महीने आने लगा, पेमेंट अच्छा आने लगा, तो कभी ऐसा तक हुआ है कि मैं उनके पेमेंट से भी बढ़ के पेमेंट लिया। अच्छा। तो उनको यार आदमी तो मेरे से भी आगे जा ऐसा करके। तो जैसा भी रहा फिर उनको भी विश्वास हो गया, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर अच्छा काम चला। अच्छा, अभी तक मरावी जी मतलब पूछे तो कोई नहीं होंगे, और अभी तक यूट्यूब से आप कितने पैसा कमा चुके होंगे? फिर भी मोटा मोटा लगभग, यार ज्यादा तो नहीं कमा पाए, लेकिन 2 लाख प्लस के लगभग। भाई साहब तो ये मरावी है देखो। हाँ 2 लाख के प्लस मैं बाकी, और वहीं उन्हीं पैसों से ही मैंने फिर सब कुछ अपना कंप्यूटर सेटअप वगैरह जो मेरे जरूरत के थे, मेरे को था कि नहीं कंप्यूटर लेना है, कंप्यूटर खरीदा। फिर उसी से फिर एक अच्छा सा मोबाइल खरीदा, और फिर गाड़ी मोटर फिर खरीदे, और फिर आर्थिक जीवन में थोड़ा सा बदलाव भी आया। और भाई साहब मैं बता दूं आप लोगों को, मरावी जी भली बोल रहे हैं 2 लाख प्लस, पर भाई साहब मैं क्या बता दूं ना, मोटा मोटा बता दूं कि 5 से प्लस से होंगे मेरे अंदाज लगता है। पर भाई ये खिलाफ है, इसलिए हम नहीं बताते फिर डायरेक्ट अपन यूट्यूब पे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, खिलाफ है इसलिए नहीं बोल सकते। आप लोग बाकी समझदार हैं, समझ जाइए। और मरावी जी एक बात और है जो कि मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपका चैनल में ऐसा कौन सा खासियत है जो आपके चैनल को सबसे हटके और स्पेशल बनाता है? उस समय था खास, लेकिन अब नहीं है। उस समय ये था दोस्तों कि मेरे अंदर एक पता नहीं, हम हमेशा हमारे अंदर है उस चीज को हमेशा मैं बांट के रखा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। और उस समय जब मैं काम करता था तो उस समय कोई चैनल नहीं थे, इस वजह से मेरा चैनल बहुत ग्रो था। 21 में मेरा आपसे मुलाकात हुआ था ना, उस टाइम शायद तक 21 में मुलाकात, कैसे मुलाकात? तो हो सकता है मेरा पहले का चैनल है। हाँ आपको पहले चैनल होगा लगभग मैं काम शुरू किया हूँ फिर। हाँ हो सकता है। अच्छा 21 में मिले थे, मुलाकात अपना हुआ था ना। अच्छा, तो आप मुझे बोल रहे थे कि अभी वीडियो बनाते हैं। हाँ वीडियो पहली बार हमारे पट्टा के साथ में मुलाकात हुआ था आदिवासी दिवस दिन 9 अगस्त 2021 विश्व आदिवासी दिवस में मुलाकात हुआ। तो शायद एक आध वीडियो में आपका धोखे से देख लिया था। अच्छा, तब आपको आप मेरे को जान रहे थे आप। तो मेरे को लगा कि यार ये वैसे ही लग रहा है ये। मैं कहा क्या है आप वीडियो बनाते हो? तो आपको पूछे तो कहते हैं हाँ भैया मैं भी वीडियो बनाता हूँ। उस टाइम नहीं 2-4 वीडियो बनाया था, ज्यादा नहीं बनाया था। हाँ, आइडिया नहीं था मुझे। हाँ तो मैं कहा यार ये कौन आदमी है ऐसा करके। तो उस दिन फिर मिले वहां से, तब फिर अपनी भी मुलाकात हुई, और अभी तो साथ में ही रहना होता है। अभी लगभग 5 साल हो चुके हैं ना। तो वही है, लगभग आपसे कुछ दिन पहले ही मेरा, कुछ दिन नहीं लगभग साल भर से पहले ही है मेरा अंदाजा। हाँ। और मरावी जी आप अपने YouTube को किस तरह से सफलतापूर्वक करने की कैसी रणनीति बनाते हैं आप? रणनीति मेरा यही रहता है, जो भी रणनीति रहता है मेरे एकदम सोशल नेटवर्क साइट के ऊपर मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का कोशिश करता रहता हूँ। जो चीज वहां से मेरे को लगते हैं कि नहीं ये मेरे कुछ काम के हैं, उन्हीं चीजों को अपने आप में फॉलो करता हूँ। और अपने दोस्त यारों को भी बताता हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़िए। और बहुत से दोस्त यार जिनके मेरे माध्यम से
बहुत से ऐसे यूट्यूबर जो कि बने हैं, आज वो पहले कभी जीरो थे, आज हीरो हीरो बने बन चुके हैं। और अच्छे खासे उनकी इनकम है और एक अलग ही उनकी पहचान है। और हमेशा आप लोगों से भी निवेदन है कि आप सभी लोग एक दूसरे से मिल बांट के रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जितना आपसे बढ़ आता है, जाओ तो ये मत सोचना कि मैं बढ़ गया तो इसको छोड़ दूं। किसी से आपको ये भावना नहीं रखना है कि ये आदमी मेरे से आगे है, कि ये इतना आगे निकल गया। बिल्कुल, एक दूसरे के साथ में रहोगे, हमेशा फायदे में रहोगे। अच्छा, एक बात और मरावी जी, जैसे आपने बताया कि मैंने बहुत सारे लोगों का यूट्यूब चैनल खुलवाया, पर ऐसा मतलब कभी ऐसा मोमेंट तो आया ही होगा अपनी जिंदगी में जो आप शेयर करना चाहेंगे कि भाई किसी का आप चैनल खुलवाया, आपको सब चीज आपने किया उसके लिए, और आपको ये समय आने पर बढ़ने पर वो आपको भूल गया? नहीं, ऐसे अभी भी 2-3 चैनल हैं। देखो, मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं लूंगा, ना मेरी किसी से बुरा है। आज मुझे अच्छा लगता है कि आज वो मेरे माध्यम से आज मेरे से आगे है। लेकिन वो कौन है आप शायद अगर समझ गए होंगे और देख रहे होंगे तो जो जानते होंगे वो समझते होंगे। तो मैं बहुत से लोगों का जिनका काम छत्तीसगढ़ के अंदर उनका काम कोई नहीं कर पा रहा था, ना अपने यहाँ के कोई यूट्यूबर कर पा रहे थे, उनका काम मैंने इतने आसानी से उनका काम किया और आज अच्छा पैसे कमा रहे हैं और अच्छी उनकी जिंदगी चल रही है। कुछ ऐसे लोग थे जो मेरे को कहते थे कि मरावी जी, माँ बाप के बाद अगर कोई है तो वो आप है। हाँ, इतना मेरे को भगवान का दर्जा देने लगे थे। और आज की स्थिति में पूछते भी नहीं है लेकिन मिलते भी हो तो शायद पूछते नहीं, मिलते हैं तो ऐसे हो जाए, लेकिन हो कुछ ऐसे हैं कि मिलने तक को सामने नहीं आते। बिल्कुल भाई, मिलने तक को। अभी हम कहीं पे थे कार्यक्रम में, तो एक साइड में ही वहीं पे कार्यक्रम था और उसी गांव के साइड में एक हमारा यूट्यूबर भाई भी है। उस व्यक्ति आया था वहां पे, मेरे को जानकारी मिली बाद में। अच्छा अच्छा, हाँ, वहां आया था कार्यक्रम में। हाँ, उसको भी मालूम है कि मरावी भी है यहाँ पे। अच्छा, और उसने मेरे को देखा भी होगा, लेकिन मेरे पास में आया तक नहीं, बताओ, बातचीत तक नहीं किया। तो इस तरीके के कुछ लोग रहते हैं जो आगे निकलने के बाद में सब पीछे के वाला रास्ता भूल जाते हैं। सही बात मरावी जी। और मरावी जी, जैसे लोगों को किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए यार, ताकि जल्दी से कम 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए? वीडियो किस तरह से बनाना चाहिए? हाँ, पहली बात देखो कि अभी ज्यादातर यूट्यूबर अभी भी बहुत से लोग यूट्यूबर एक ही गलती करते हैं कि जो आदमी जो काम कर रहा है वो भी उसी के पीछे लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको लगता है कि यार ये काम इजी है। सही, बिल्कुल। अरे हम लोग धोखे से शुरू किए थे भाई। हम तो सोचे नहीं थे, हम धोखे से आए हैं इधर पे। तो आप लोग धोखे से मत आओ ना भाई। आप लोगों के पास तो इतना बताने वाले समझाने वाले लोग हैं। आप सही बात है, सोशल मीडिया बन चुका है, सोशल मीडिया बन चुका है। जो अगर हमारे आज साइड के हैं जो हमको जानते हैं तो डायरेक्ट हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम बताने में कभी कमी नहीं करते। तो यही है, उनका ये क्या रहता है कि नहीं यार हमको इसमें जाना है, मेहनत करना नहीं। बिल्कुल, हाँ। जैसे हम लोग जाते हैं स्टेज प्रोग्राम में, कैमरा लगा दिए और रात भर हम सोए भी है, कैमरा चालू है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब मेहनत नहीं लग रहा, उनको ये लग रहा है। तो ऐसा कोई काम ना करे, खुद से कोई कंटेंट तैयार करे। जैसे कि अभी हमारे बीच में NKB रोस्टर नरेश भवेदी, वो भी हमारे बीच के आदमी है और जितना हुआ है हम लोगों ने भी उनको काफी सहयोग किया है। उस समय वो बहुत हमसे पीछे थे, बहुत पीछे थे, मेरे से बहुत पीछे थे, लेकिन अभी मेरे से बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत आगे। और आपके बारे से बनता था अभी था, पहले आप वीडियो देखे होंगे NKB रोस्टर इंटरव्यू वाले, तो मरावी के बारे से बताया था वो। तो उनके साथ में भी वो भी अच्छा बंदा है और जितना सहयोग हमको करना था जो हमसे बना हमने उनको भी बताया और अभी बहुत आगे हैं और चाहते हैं कि बहुत आगे बढ़े, है ना। और हमारा नाम रोशन होगा, हमारा भी नाम रोशन होगा कि कम से कम इतना तो कहने को होगा कि हाँ मरावी को तो जानते हैं। और साथ साथ वो नाम भी कहे तो कोई गम नहीं, हमें हमारे ब्लॉक का, हमारे जिला का नाम रोशन होगा, जिला का नाम रोशन हो रहा है, हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे है जो कि अच्छे भी लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। तो जो नए यूट्यूबर जो भी काम शुरू करना चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे हम यही कहेंगे एक खुद का कंटेंट बनाए, कुछ भी। और हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ हुनर होता है, बिल्कुल होता है, और अपने आप पहचानने की जरूरत होता है, अपने हुनर को पहचानने की जरूरत होती है। तो आप अपने दम पे अगर कोई कंटेंट अगर तैयार करोगे तो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। लेकिन आप दूसरे का देख के करोगे तो नहीं हो सकते। अगर कोई स्टेज प्रोग्राम में अगर हमारे मुकाबले करेगा अभी के डेट में, तो उसको बहुत समय लग जाएगा, बिल्कुल मुकाबला करने में, हमारे या हमारे तक पहुंचने में नहीं पहुंच पाएगा। या तो फिर पहुंच भी सकते हो तो फिर कहना चाहिए ना, जो चीज आसानी से मिल जाए नहीं, फिर भी पट्टा नहीं, मैं कह रहा हूँ देखना, पहुंचने वाले पहुंचेंगे, लेकिन मैं ना ही कहूंगा, क्योंकि इसमें
बहुत ज्यादा कंपटीशन कंपटीशन। अब कैसे देखो, हर एक गांव में हर एक गांव में जहाँ अभी दोस्तों देखना, मेरे यहाँ डिंडोरी जिले में जहाँ हम लोग रहते हैं, पूरे डिंडोरी जिले के अंदर जहाँ जाते हैं वहाँ 10 यूट्यूबर 10 यूट्यूबर लग के अपने अपने सेटअप लगाए सब बैठे अपने रहते हैं। तो सबको लगता है कि ये काम इतना इजी है, लेकिन इजी नहीं है। और ये काम कब बंद हो जाए, कब आपका चैनल डिस्टर्ब हो जाए, हम भी जानते हैं। ये चैनल हमारा काम नहीं आएगा, जो अपना एंटरटेनमेंट वाले चैनल है, ये चैनल हमारे कब डिलीट हो जाए, कब का हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं। इसलिए खुद का कंटेंट रखो ताकि लंबे समय तक टिके रहोगे। बिल्कुल। और एक बात और मैं जो साझा करना चाहूंगा, और साथ साथ हमारे मरावी जी बताएंगे, जैसे हम बहुत सारे प्रोग्राम में जाते हैं, हम लोग देखते रहते हैं साथ साथ, और हमारी वीडियो को उठाकर दूसरे चैनल में डाल देते हैं। भाई ये सरासर गलत है, ऐसा मत करो। तो मरावी जी आप थोड़ी सी इसके बारे में बता दीजिए। तो जो लोग ऐसा करते हैं, बहुत से आपने देखे हैं हम लोग, हमारे वीडियो भी अभी हम कॉपी राइट वाले में जाकर चेक करते हैं, इतना बहुत बड़े बड़े चैनल तक बहुत सारे चैनलों में हमारे वीडियो चलते हैं हमारे यहाँ के। देखो भाई, मेहनत हम लोग करते हैं, आते जाते हैं, रात भर जागते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं, लेकिन आप घर बैठे 2 मिनट के अंदर अपना वीडियो डाउनलोड करके और आप अपने चैनल में डाल लेते हैं। और इस चीज की जानकारी हमें भी पूरी है कि कौन कौन आदमी के पास में हमारा वीडियो है, कौन हमारा वीडियो चला रहा है। या आप ये मत समझे कि इनको कुछ पता नहीं होगा। हमको बारीकी से एक चीज का पता है कि हमारे पास पूरा लिस्ट रखा है कि कौन हमारा वीडियो चुरा के अपने चैनल, और कितना मिनट कितना सेकंड चुराया वो भी हमें पता है, हर एक चीज पता है। पर बात यह है कि लेकिन हम अपने हिसाब के, अपने लोग हैं, अपने गांव देहात के लोग हैं, सब आगे बढ़े, इसलिए हम लोग अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर जिस दिन हमको लगेगा कि आप लोग गलत कर रहे हो, तो उस दिन आपका चैनल भी खत्म हो जाएगा। कोई वो नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए हम आपके ऊपर अभी एक दया कर रहे हैं कि आप लोग समझ जाओ और अपने बलबूते में एक नया काम शुरू कर लो और अच्छा काम शुरू कर लो। इससे है, नहीं तो आपका चैनल भाई आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। सही बात है। बिना मेहनत के कोई चीज मिल जाए तो उसका वैल्यू नहीं रहता दोस्तों। इसलिए मेहनत करो। जैसे यार हम भाई रात भर जागते हैं, रात भर दूर दूर जाते हैं, गाड़ी अपने जेब से गाड़ी से पैसा फंसाते हैं, पेट्रोल डीजल गाड़ी लगता है, हम दूसरे जिलों में जाते हैं, दूसरे राज्य तक में जाते हैं, बिल्कुल। तो वो हम अपने खर्चे से जाते हैं, हम अपना पैसा लगाते हैं, तब जाके हमको हमारा पैसा मिलता है। तो आप लोग ऐसा मत करें, आप बल्कि एक दूसरे का सहयोग करें। जाके अगर हमारे गाने वीडियो अगर अच्छा लगेंगे आपको, तो बल्कि और भी उसको शेयर करो। ये सब करो, तो फिर डाउनलोड करके पर्सनली सुनो, लेकिन ये सब अलग सोशल मीडिया में आप डालोगे तो ये गलत बात है, सरासर गलत है ना। और मरावी जी ये तो हो चुकी, और जैसे कि अभी नए नए कानून निकल रहे हैं ना यूट्यूब के, तब कहा जाता है आए दिन 2 या 3 दिन में नए नए कानून निकल रहे हैं। तो इनके बारे से अगर कुछ अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे तो बताएं, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं भाई मरावी जी के, पहले भी कहा कि मरावी का इंटरव्यू लो और मरावी जी से पूछो। तो अपने तरफ से अगर यूट्यूब के बारे से कुछ बताना चाहते हैं तो स्पेशली जरूर बताएं। तो मैं तो दोस्तों क्या बताऊंगा, क्योंकि हमसे भी एक से एक विद्वान अभी यूट्यूब के अंदर है और आपको बारीकी से जानकारी वहां मिल जाएगी। लेकिन कुछ ऊपर ऊपर की मैं जानकारी बता दूं जो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, है ना। सबसे पहले आप एक अपना चैनल बनाते हैं, चैनल बनाएं, चैनल में वेरिफिकेशन कोड एक्टिव जरूर रखें। बिल्कुल, सेकंड वेरिफिकेशन। हाँ, सेकंड वेरिफिकेशन ये जरूर रखें, ताकि अपना चैनल कभी हैंग होने से उसमें बचेगा, सुरक्षित रहेगा। और साथ में जब आप चैनल बनाते हैं तो आपको बारीकी से अपलोडिंग में ध्यान देना है। बराबर हमारा थंबनेल होना चाहिए, बराबर से हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। आप इस चीजों के बारे में पहले रिसर्च करें, पढ़ें, जाने, तब आप इसको कर पाएंगे। और इसके बाद में कुछ सेटिंग रहती है, जाके अपने कुछ हमारे दोस्त बहुत मिस्टेक करते हैं अपलोडिंग के समय में, जब वीडियो अपलोड करते हैं तब वहां पे एक ऑप्शन दिए रहता है वाईटी स्टूडियो में, जब वीडियो आप पब्लिश करते हैं, मेड फॉर किड्स, नो मेड फॉर किड्स। बिल्कुल, यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं बहुत से हमारे यूट्यूबर्स आके। उसका मतलब ये है कि मतलब बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए। तो ये किसके लिए वीडियो? देखो, आप अगर कोई वीडियो बनाओगे तो बच्चों के हिसाब से तो नहीं बनाओगे। बिल्कुल, अगर बच्चों के हिसाब से अगर बनाते हो तो बच्चों के हिसाब से डालो कि ये बच्चों के हिसाब से है, कि तो फिर वो बच्चों को ही दिखेगा। तो आप ऐसा उसमें सेटिंग करके रखो, किस में रखना है आपको, नो मेड फॉर किड्स में रखना, इसमें आपको रखना है सेटिंग में। और इसके बाद में आता है अपना दूसरा नंबर, वहीं पे एक सेटिंग और मिल जाता है आपको, कैटेगरी का। हाँ। तो आप जब भी अपने चैनल में जो है, जिस हिसाब से आपका चैनल है, वहां पे अपना कैटेगरी जरूर डालें। कैटेगरी डालने से क्या होगा कि यूट्यूब को पता चल जाएगा कि आपका वीडियो किस कैटेगरी में है। और ताकि जब भी आपकी वीडियो कोई सर्च करेंगे आपके टॉपिक में, वहां पे कोई जब सर्च करेंगे तो उधर पे आपकी वीडियो उनके सामने यूट्यूब पहुंचा सके। अगर कैटेगरी में रखोगे तो ये फायदा है। अगर आपका कैटेगरी में नहीं रहेगा
तो उस वीडियो का जो वीडियो आपने बनाया उस वीडियो की जरूरत किसी व्यक्ति को भी रहेगा, लेकिन कैटेगरी उसमें चेंज है। जैसे कि आप गाने का वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन वहां पे आप उसको कहाँ पे कर दिए, स्पोर्ट्स में लगा या कॉमेडी में कर दिए, कॉमेडी में कर दिए। तो अगर कोई आदमी कॉमेडी करेगा तो उसके सामने कॉमेडी जाएंगे ना, गाने तो नहीं जाएंगे। अब यूट्यूब पूरा उनका सिस्टम लगा रहता है भाई, जिस हिसाब के कैटेगरी उस हिसाब से वो बांटता रहता है सभी जगह। कहना चाहिए कि अगर आप सही काम करोगे तो आपका यूट्यूब ऑटोमेटिक बढ़ाएगा ना, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस काम बस। अरे भाई यूट्यूब हम कुछ नहीं है, जो भी करता है यूट्यूब करता है। बिल्कुल। कहाँ वीडियो व्यू पहुंचाना है, कितने लोगों के पास में वीडियो पहुंचाना है, वो यूट्यूब का काम है। हमारा काम है वीडियो बना के यूट्यूब को देना। बिल्कुल बिल्कुल, इतना काम है। तो ये कुछ अपने सेटिंग रहते हैं, ये 2 सेटिंग आप अपने चैनलों में, आप अपने वीडियो में ध्यान देना, और साथ में बाकी के जो बाकी और सेटिंग है इनमें आप कहीं छेड़खानी मत करना। और एक और अभी नया सेटिंग आया है अपने यूट्यूब में, अलर्ट AI, हाँ अलर्ट जो AI वाला, तो वहां पे आप लोग उसमें भी जाके आप उसको नो कर देते हैं। अगर जब आप AI की यूज करते हैं तो आप वहां पे यस करें, अगर नहीं करते हैं तो उसको नो करें। तो आप लोग ये सेटिंग को अपने चैनल में, अपने अपने वीडियो में सब में जाके वहां पे देखें कि आपका सेटिंग बढ़िया है नहीं है। एक बार अपने चैनल में जाके पूरा चेक करें, और आपके भी अगर व्यू नहीं आते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके भी व्यू आना शुरू हो जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में खास कर ध्यान रखिए। डिस्क्रिप्शन और टैग लगाइए, टैग डिस्क्रिप्शन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यही अपने एक चैनल, एक वीडियो के सबसे बड़ी जिंदगी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, रिसर्च का जरिया भाई आप जो वीडियो बनाए होंगे उसका सर्चिंग यहीं से मिलता है, टैग से और डिस्क्रिप्शन से। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते कि डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है। तो भाई क्या लिख रहे हैं आप, किस बेस में आप वीडियो बनाए हैं, पूरा वीडियो के बारे से डाल दीजिए, वीडियो के बारे में जो आपका वीडियो बना है उसी हिसाब का आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, ताकि उसमें लोगों को पता चले कि किस हिसाब का है, यूट्यूब को पता चलेगा। तो उसका जो एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिक उठा के और उसके पास में पहुंचा देगा, वीडियो को वायरल करने में सही वायरल कर देगा। तो ये सब करना, और बाकी तो सब ठीक है। और जैसा भी रहता है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर लेना। नहीं हमसे कांटेक्ट ना भी करो तो यूट्यूब में ढेर वीडियो है यार, देख लेना, वीडियो वायरल कर। और यहाँ एक बात और बता दूं, किसी के पास में अगर किसी का सब्सक्राइबर और किसी का वॉच टाइम अगर आपके कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो हमारा निवेदन है कि आप किसी भी व्यक्ति से संपर्क ना करें इस चीज के मामले में कि भैया मेरा सही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो या मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करवा दो। वो कुछ नहीं करवा पाएंगे, अगर करवा भी दिए तो आप उसका फायदा आपको बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। और एक बात और मैं बता दूंगा रावी जी, ऐसे बहुत से साथी हमके पास कॉल आता है कि भाई आपका सब्सक्राइबर इतना बढ़वा देंगे, आप कैसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे, ये हो गया वो हो गया। भाई साहब इन चीजों से आप खास कर दूर रहना है ना मरावी जी, आप बताइए। उदाहरण जीता जागता उदाहरण हमारे मरावी जी बताइए। हमने इतना दिन काम किया है तो हमको भी थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस हुआ है, और बहुत से ऐसे चैनल हमारे सामने टर्मिनेट हो चुके हैं, किसी के हैक हो चुके हैं। तो आप इस तरीके की कोई गलती ना करें। हाँ, और जो भी काम करेंगे बढ़िया सुरक्षित तरीके से। और ये तमाम सारी बातें हो चुका है यूट्यूब के बारे से। और भाई साहब आपको बता दो, हमारे मरावी जी मल्टी टैलेंटेड आदमी है, जैसे कि पहले से बता चुके हैं हम आप लोगों को, क्योंकि ये तो हो गया पर्सनल जीवन के बारे से, साथ साथ यूट्यूब के बारे से। और भाई साहब स्पेशल चीज ये है कि हमारे मरावी जी एक गीतकार संगीतकार भी हैं। तो मरावी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब बधाई हो कि आपके जो गीत है सैला गीत, सैला कहा तरहस जहाँ रहे गौड़ राजा हुए सैला, तो वो गीत भाई साहब बता रहा हूँ ना, एक प्रदेश स्तरीय में तक धूम मचाया है, जो कि मंडला जिला जैसे बड़े शहर में भी भाई साहब धूम मचाया, अभी की स्थिति में और ऊपर पहुंचा रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ एक गीत की शुरुआत हो जाए भाई, एक बस सैला गीत हो जाए, सैला वाले, तो वहां से बाकी अपने जर्नी शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूं, बाद में बताऊंगा, चलो आप शुरू कर दो 2 लाइन। तो ठीक है दोस्तों, पट्टा जी बोल रहे हैं भाई, चलो एक बार आपको ऐसे ही सुना देते हैं। तरना को नाना री नाना, तरना को नाना री नाना, सैला सैला कहाँ तेरा हंस, कहाँ हो ऐ सैला, कहाँ हो ऐ सैला, जहाँ रहे घोड़े राजा है हो ऐ सैला। तरना को नाना री नाना, तरना को नाना री नाना, सैला सैला कहाँ तेरा हंस, कहाँ हो ऐ सैला, कहाँ हो ऐ सैला, जहाँ रहे घोड़े राजा है हो ऐ सैला। तो भाई साहब यही गीत है हमारे मरावी जी का। और बता दूं ऐसे बहुत सारे साथी हैं, खासकर मैं बताऊं अपने बारे से बता दूं,
मेरे गीत सुने होंगे, उसमें कुछ और आवाज है और मेरा कुछ और आवाज है, मतलब आवाज वही है बट थोड़ी सी मेरे मतलब गला में सुर नहीं है, और भाई साहब सुरीले आदमी है। तो सबसे पहले मरावी जी, हम जानना चाहेंगे आपका संगीत में रुचि कैसे कैसे बढ़ा? मैं आपको बताया पट्टा जी, मैं जब स्कूल लेवल में ही था तो मैं शुरू से मैं बताया, मैं पहली क्लास से स्टेज में चढ़ा हूँ। हाँ, पहले बता चुके, आप पहले सुने होंगे। हाँ, तो मैं स्टेज में पहले ही क्लास से चढ़ा हूँ। और इसके बाद में मेरे को वहां से मेरा डर निकल गया। और मैं भी एक बात और यहाँ पे पहले बता दे रहा हूँ कि आप भी अपने बच्चों को जरूर इस चीज के बारे में मार्गदर्शन करें, चाहे उसको कुछ आए चाहे नहीं आए, लेकिन उसको मंच में जरूर पहुंचाएं, उससे आपके उसका डर खत्म हो जाएगा। वही मेरे साथ में हुआ। और इसके बाद मैं लगभग में पढ़ाई करते करते 8वीं, हाँ लगभग मिडिल स्कूल में था। मिडिल स्कूल में कोई भी क्लास में था, तभी हमारे यहाँ ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम हुआ था। तो ब्लॉक में हमारा कार्यक्रम हुआ था निवास में। तो निवास के अंदर बहुत से पूरे ब्लॉक के वहां पे आए थे, कार्यक्रम हुआ था। तो वहाँ ब्लॉक में मैं फर्स्ट डिवीजन लगाया। अच्छा, गाना के मामला? गाने में। अच्छा, कौन से गाना गाए थे आप? वहाँ फिल्मी तर्ज में गाना था, लेकिन उसमें रानी दुर्गावती या कुछ किसी के ऊपर वो गाना था। अच्छा, या देश सेत में ऐसा कोई गाना था, तो वो गाना गाया था। तो वहां से मेरा चयन हुआ मंडला के लिए। तो मंडला में मैं पढ़ाई के दौरान लगभग 9वीं 10वीं में था, तब मैं गया था मंडला में, कार्यक्रम था पूरा जिला स्तरीय का कार्यक्रम। तो वहां पे भी गया। और निवास से हम 2 लोग गए थे, एक लड़की थी, उस समय वो गाना निकला था पप्पू पास हो गया। पप्पू पास हो गया, वो गाना बहुत चल रहा था। तो उसमें वो डांस कर रही थी और मैं गाना गा रहे थे। अच्छा, तो हम दोनों का चयन हुआ मंडला के लिए। तो हम लोग फिर मंडला गए, और मंडला में भी जब मेरा नंबर आया, वहां पे भी अच्छा गाना मैंने गाया, और वहां पे भी मेरे को फर्स्ट डिवीजन मिला जिला स्तरीय में। तो वहां से और भी मैं एकदम मोटिवेट हो गया। और उस समय कहते थे कि जब संभाग में जाओगे तो तुम्हें वहां पे बड़े बड़े गायक गायिका मिलेंगे। उनके सामने लता मंगेशकर जैसे उन लोगों के सामने आपको गाने का मौका मिलेगा। तो मैं बहुत खुश हुआ। तो फिर गया जबलपुर। तो वहां पे कार्यक्रम बहुत संभाग स्तरीय कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम होता है। तो सभी जगह से लोग आए थे। और वहाँ हम जो निवास की जो लड़की थी वो भी मेरे साथ में गई। अच्छा, वहां से पास हो गया वो? हाँ, तो हम साथ ही साथ में थे। तो वहां पे गए जबलपुर में। तो जबलपुर में जाने के बाद में वहाँ जो बता रहे थे गायक गायिका तो नहीं आए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी। अच्छा, लेकिन हमको बताए थे कि वहाँ आएंगे मतलब आपकी उत्साह बढ़ाने के लिए। तो वहां पे गए। तो वहां पे भी मैं गाना गाया एक, और वहां पे भी मैं फर्स्ट डिवीजन ही आया। अच्छा, संभाग में भी। और संभाग तो कौन सा गाना था, कल बताइए ना महाराज जी। तो ये मैं हिंदी का बता दूं, उसके अंदर के मेरे को शब्द मालूम नहीं है। उसका जो हिंदी गाना था, इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहे, ये वाला गाना था। अच्छा, सुने होंगे? मालूम होगा, जो अपने जानते होंगे, यही फिल्म वाला गाना था। लेकिन इसमें जो बोल थे ये देशभक्ति गाने थे। इसको मैं कन्वर्ट करके हाँ, तो इसको कन्वर्ट करके रखा था देशभक्ति गाने में। तो वही गीत मैंने वहां पे गाया था। लेकिन वहां फिर मेरे को तुरंत वहां पे जो वहां के जजेस जो बैठे थे, तुरंत पीछे से मेरा गाना कंप्लीट हुआ और यहाँ से घंटी बजा दी। टाइमिंग देते थे 3 मिनट के अंदर गाना कंप्लीट करना। और मेरा 3 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो गया था। लेकिन फिर मेरे को बताया कि आपका चयन आगे भी आप जा सकते थे, लेकिन माफी चाहेंगे कि यहाँ से आपको रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो गाने का बोल था वो फिल्मी तर्ज में था। अच्छा, उनको किस तर्ज में नया चाहिए था। अच्छा, नया तर्ज। तो मैंने उनसे फिर रिक्वेस्ट किया वहीं पे, मैं कहा मेरे को 1 मिनट का मौका दो, मैं भी दूसरा नया गाना गाऊंगा, मैं अपने से गाऊंगा, नया गाना गाऊंगा। उस समय मेरा दिमाग बहुत एक्टिव था गाने आने के मामले में। मैं कहा मेरे को 1 मिनट मिल जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार जो हो गया सो हो गया। अब अगर हम ऐसा करेंगे तो बाकी लोग भी ऐसे ही होंगे। बिल्कुल। तो मैंने फिर वहां से बहुत अपने आप में अपसेट हो गया कि मैं कहा से गाना बजाना सब बंद। और वहां पे मेरी गलती नहीं थी, जो मेरे को वहां पे लेके गए थे, गलती उनकी थी कि उन्होंने बताया नहीं आपको, मेरे को बताया नहीं कि यहाँ पे क्या चलना है, क्या होना। तो फिर भी ठीक रहा। इसके बाद मैं पूरी तरह से टूट गया। मेरे को समय बहुत, जब मैं स्टेज में भी चढ़ता था, जैसे ही मेरा नाम आता था पहले से तालियां बजना शुरू हो जाती। अच्छा, इतने बड़े मंचों तक में।
इतना यहाँ से मंडला से जब जबलपुर में गए ना, मंडला में भी जब निवास से मंडला गए, वहां पे भी एक अलग ही मेरे को पहचान मिलती थी। ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ। तो ऐसा, तो जब से वहां टूटा, इसके बाद फिर शांति हो गया। और YouTube में फिर जब काम करने लगे, फील्ड में जब जाने लगे, देखे कि एक से बढ़कर एक गायक के बीच में आना जाना बैठना, तो मेरे को लगा कि बहुत ऐसे गायक हैं कि यार जब ऐसे ऐसे लोग गाना गा सकते हैं, इनके गानों में ऐसे ऐसी कुछ क्वालिटी है, तो हो सकता है इन गानों को मैं भी गा सकता हूँ और इनसे अच्छी क्वालिटी मैं भी दे सकता हूँ। यही सोच के मैं इसमें आया और एकदम से जो मेरा फर्स्ट गाना था विश्व आदिवासी दिवस के, मैं अपने समाज के प्रति अंदर से, मेरे अंदर से भाव निकले। और वो भी मेरे को याद नहीं था कि विश्व आदिवासी दिवस को भी कुछ होता है। ये मेरे को मालूम नहीं। तो हमको चाबी से निमंत्रण मिला था, अच्छा, चाबी वाले कार्यक्रम का। तो मैंने मैडम से पूछा, मतलब 9 तारीख को क्या है? कहते कि तुमको पता नहीं है कि 9 तारीख क्या है? मैं कहा भाई 9 तारीख का है, पता नहीं है। तो बताया मेरे को कि नहीं, 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस है। तो मेरे अंदर आग लग गया कि भाई विश्व आदिवासी दिवस और हम अपने बारे में नहीं जानते कुछ। तो मैं कहा नहीं, मेरे को कुछ करना है। और उसी दिन फिर मैं लगभग 1 घंटे मेरे को लगे, एक नया गाना लिखा मैंने तुरंत, और दूसरे दिन स्टूडियो पहुंच गया। तो मेरा फर्स्ट गाना था सतरंगी झंडा लहराबो। तो कौन सा स्टूडियो रिकॉर्डिंग हुआ था? वो अपने SMS में। अच्छा, तो वहीं पे फर्स्ट गाना मेरा रिकॉर्डिंग हुआ था विश्व आदिवासी दिवस में। और मतलब जब स्टूडियो में गए थे तो आपको थोड़ी हिचकिचाहट नहीं हो रहा था? नहीं, हिचकिचाहट तो मेरे को लग रहा था कि स्टूडियो में पता नहीं कैसा होता होगा, क्या होता होगा। लेकिन वहाँ के जो सिस्टम और जो जिस तरीके से मेरे को वहाँ पे मौका मिला, तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ पे कुछ लोग भी थे तो कह रहे थे, उनको ये लग रहा था कि ये पुराना सिंगर है। तो उनको क्या पता कि पहली बार आया है? पहली बार आया। और मैं गाने भी इतना परफेक्ट तरीके से गाया, हर चीज, तो सब कुछ बढ़िया रहा। और इसके बाद में फिर ढेर सारे गाने फिर अभी मार्केट में हमारे चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं। तो फिर लोगों का सहयोग अच्छे से मिला। और महाराज जी, आप किस गायक को देखकर प्रेरित होते हैं? क्या मैं करूँ तुम तबाही कर? नहीं, एक गायक तो है जिसको मैं अपने दिमाग में बसा के रखा हूँ, लेकिन उसका नाम नहीं बताऊंगा। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि हो सकता है मेरे नाम लेने से वो अपने आप को और आसमान में समझेगा। अपने आप को समझेगा कि वो, उसको लगेगा कि नहीं, मेरे को देख के, हाँ मैं आपको देख के ही, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उस व्यक्ति को मैं अपने अंदर से जिम्मा लिया था कि इसको आगे बढ़ाने का, कि मैं अपने आप से कसम खाया था कि इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, और आगे बढ़ाया। जो सभी हुआ अभी आगे है। लेकिन उसका नाम मैं उसी की भलाई के लिए, उसके अंदर ये भावना नहीं आया, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। सही बात बिल्कुल। तो मैंने भी किसी को देख के प्रेरणा स्रोत उनको मानता हूँ मैं, और उनके जो गीत के रचना है मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत अच्छे, मतलब एक काफी में लिखे के टाइप में उनका गाना रहता है, मतलब कुछ पढ़ रहे हैं इस तरीके से वो गाना गाते हैं। तो ऐसा मेरे को उनसे मैं मोटिवेट हुआ, और वैसे उन्हीं के जैसे और उनसे और भी अच्छा करने का फिर प्रयास में। वो कौन गायक हो सकता है दोस्तों? आप अपने कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और महाराज जी, आप की गीत गाने की शैली क्या है? गीत गाने मैंने अभी तक CG पैटर्न और गोंडी पैटर्न दोनों में ही गाने मैंने अभी शुरू किए हैं, गाना गाए हैं अभी तक। ये आपकी शैली कहलाए है ना? हाँ। और आपके जो गीतों में क्या संदेश होता है, अब इसके बारे में मेरा अभी तक का जो संदेश, जितना मैं अपने तरफ से मैंने कोशिश किया है कि मेरे गीत गानों के माध्यम से लोगों को कुछ प्रेरित हो, कुछ उनके अंदर सीख मिले, ऐसे ही गाने हैं। और CG पैटर्न में जो गाने हैं वो हमारे जनरली जो एक दूसरे का अपने व्यवहारिक जीवन का माया प्रीत वाला ही है। और इसके साथ में खेती किसानी वाले गाने हैं, अपने समाज के प्रति काया गीत हैं। इस तरीके सभी विधाओं में थोड़ा थोड़ा सा काम किया हूँ। और मैं बता दूं आपको पर्सनली, और पब्लिकली भी बोल रहा हूँ कि मैं कभी बताया नहीं, पर मैं आज पब्लिकली बताना चाहूंगा कि आपके जो गीत हैं, बहुत सारे गीत, सभी गीत अच्छे लगते हैं, पर मेरे जो दिल के करीबी जो गीत है आपका, मैं घर कुरिया सुन करके तय कहा मोर दाई। महाराज जी, इसको थोड़ी सी दुल्हन मतलब लाइव सुनना चाहेंगे हम, क्योंकि स्टेज में कई बार सुनते हैं, और पर्सनली मैं बताऊं तो मैं गुनगुनाता भी रहता हूँ।
तो आप सभी दर्शक प्रेमियों के माध्यम से इस गीत में कम ही गाना चला है, लेकिन काफी अच्छा लोगों का प्यार मिला है। कमेंट आप उनमें जाके देखिएगा, हर गाने में कमेंट जाके देखिए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट। मैं भाई बताऊं ना, इनके मुझे इसका म्यूजिक भी एक नंबर लगा, इसका लिरिक्स अच्छा लगा, इसके बोल अच्छा लगा, सारी चीजें बिल्कुल मतलब सीधे यहाँ असर किया। इसलिए मैं कई बार सुनता रहता हूँ। मरावी जी को बोलता हूँ, कभी बात होता है हमारे, यार मरावी जी इस गाने को सुनाते, तो हमारे मरावी जी भी सुनाते हैं। तो मरावी जी प्लीज हमारे ऑडियंस को जरूर सुनाएं। ठीक है, चलिए एक लाइन में आपको सुनाता हूँ। और ये वाला गाना एक बात और बता दी, ये वाला गाना मैं पर्सनल मैं अपने व्यवहारिक जीवन, मेरे जीवन के ऊपर ये गाना लिखा था, मेरे परिवार, मेरे रहन सहन के ऊपर हल्का सा मैं अपनी झलक दिखाया था। और आज इस वीडियो के माध्यम से, पट्टा जी के माध्यम से, तो आज का मेरा पूरा कहानी आ गया। तो सुनाता हूँ मैं एक लाइन में। घर कुरिया सुनना करके, घर कुरिया सुनना करके, तै कहाँ मोर दाए, नहीं काट सांझो बिहान, नहीं काट सांझो बिहान मोर दाए, नहीं काट सांझो बिहान। घर कुरिया सुन करके, तै कहाँ मोर दाए। जो कि भाई साहब मैं भी मिलाने का प्रयास किया, पर कहाँ मिला पाऊं यार, ये ओरिजिनल सिंगर कहला यार, हम थोड़ी सी नहीं इसलिए अभी भी हम सीखते ही हैं, उतना स्वर संगीत का हमें भी ज्ञान नहीं है। खैर भी भाई मैं आप लोगों को बता दूं, और ऐसे बहुत सारे लोग आप गीत संगीत से अगर रुचि रखते हैं तो आप लोग जानते होंगे भाई, हमारे मरावी जी का गीत गाने का शैली भाई सबसे हट के है। और ऐसे बहुत सारे गायक हैं जो जिनकी शैली एक दूसरे से मिलता है, पर भाई साहब उसी गीत को अलग ही अंदाज में गाते हैं। तो ये भाई ये हुनर आप कहाँ से लाए, ये बता थोड़ी सी हमको। तो मैं बताया, मैं अपने बीच के लोगों से मोटिवेट हुआ हूँ कि मेरे को लगा कि मेरे को गाना है, कुछ करना है, तो मेरे को अलग ही करना है। ये मैं यही सोच गया कि मैं ऐसा कोई लाइन में ना जाऊं कि यार भाई हमारे जानते हैं कि कर्मा ददरिया शैल है, ये तो हमारे पारंपरिक है ही है। लेकिन इसके अलावा भी जो हम गीत गान करते हैं तो उसमें हम सुर का थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छा सुर बनाएं, अच्छा गीत के शब्दों का चयन करें, ताकि लोगों को भी सुनने में, समझने में मजा आए। कुछ ऐसे गाने रहते हैं, मेरे पास में भी कुछ ऐसे गाने भी हैं जो मैं कभी फर्स्ट में वो गाने तैयार किया था, लेकिन आज तक उन गानों को मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब उनमें शब्द मेरे को नहीं मिल पा रहा है वैसा। तो ऐसे भी होता है। और मरावी जी, और आप गीत संगीत को लेकर आगे भविष्य में आपके क्या लक्ष्य है, क्या विचार है आपकी? भविष्य में यही है कि बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी दर्शक प्रेमियों को कि आप हमारे गीत गानों को इतना पसंद करते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। और आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों के लिए एक सामाजिक प्रेरणा स्रोत गीत आप लोगों के बीच में लाता रहूंगा, और जितना हो सकेगा मैं भी अपने समाज के प्रति हमेशा इसी तरीके से आगे काम करता रहूंगा। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो नहीं जानते होंगे और वीडियो देखते रहते हैं तो जानते होंगे कि भाई मरावी जी हमारे जो हीरापुर गांव पीपल के छाव जो कि दयाल दास जी के पार्टी अध्यक्ष हैं। तो मरावी जी थोड़ी सी अपने पार्टी के बारे में बता दीजिए। तो दोस्तों, अभी ये वाली पार्टी में मेरे को लगभग 2-3 साल से हम लोग इसमें जुड़े हैं। और वहां पे मैंने देखा कलाकार, वहां पे हीरापुर में भी सभी एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, और सभी के साथ में हमारा उठना बैठना ऐसे वीडियो के माध्यम से, शूटिंग के माध्यम से मुलाकात होता रहता था। तो वो लोग भी कहने लगे कि नहीं मरावी जी, आप लोग आते जाते तो हमारे साथ में प्रोग्राम में, और आपका ऐसा व्यवहार भी है, पता नहीं क्या देखे आपका व्यवहार है, तो आप हमारे साथ में परमानेंट ही रहिए और हमारे पार्टी का आप अध्यक्ष बन के रहिए, मैन मुखिया बन के रहिए। जहां भी हमको लगेगा तो आप हमारा मार्गदर्शन करना, बिल्कुल। जहां भी ऐसी कोई चीज की रहेगी तो आप हमारा सहयोग करना। इस करके ऐसा करके वो लोग मेरे को अपने ही खुद से वो लोग अध्यक्ष बना दिए, और साथ में उनके साथ आना जाना होता रहता है। और देखो, अगर ऐसा ही बना रहेगा तो आने वाले समय तक मैं भी अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि हमारा टीम और अच्छे से दूर जाए और अच्छा हमारा नाम रोशन हो और सभी का नाम रोशन हो, यही कहते हैं। और मरावी जी एक बात और पूछना चाहूंगा, बहुत सारे साथी हैं जो कहते होंगे यार टीम चलाना एकदम मस्त है, एकदम सरल है, पर टीम चलाने में क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये थोड़ी सी बता दीजिए आप। परेशानी तो बहुत ज्यादा रहती है दोस्तों। अगर पार्टी का, अगर आपको एक मुखिया बना दिया जाता है, अगर आप उस
टीम का अगर अपने आप में जिम्मेदारी लेते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर किसी के बस में नहीं हो सकता ये कि सही। हर कोई इसको कर सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसमें टफ रहता है। ये है कि देखा, जब भी आपका अगर कहीं पे कार्यक्रम बुक होता है, कहीं आप कार्यक्रम में जाते हैं, तो सबसे पहले आपको कलाकारों को अरेंज करना है। कौन कलाकार कहाँ से आ रहा है, समय में पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, आपके पास में वो कितना समय पहुंच रहा है, फिर आप कार्यक्रम के स्थल में आप कितना समय आप पहुंचते हैं। तो ये पहले रूट प्लानिंग करना पड़ता है कि हमको कितना समय तक कहाँ हमको पहुंचना है, कितना समय हमको कहाँ पहुंचना है, और कितना समय हमें पहुंचने के बाद हमको कलाकारों को खाना पीना खिलाना है, कितना समय कार्यक्रम शुरू करना है, कितना समय हमको कार्यक्रम बंद करना है, कितना समय फिर वहां से लौटना है, कितना समय किसको कहाँ पैसे देना है, कहाँ पेमेंट करना है। और सब पहुंचने के बाद में फिर रहता है कि यार कलाकार अपने अपने घर जहाँ से आए हैं वो लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उनका भी खबर लेना है। बिल्कुल। तो फिर इसके बाद में जब सब कोई अपने अपने घर पहुंच जाएंगे, सब अपने फ्री हो जाएंगे, तब जाके एक अपनी जिम्मेदारी खत्म होती है। तो यही चीज रहता है। और रात में भी फिर कार्यक्रम के दौरान में कई जगह हुल्लड़बाजी होती है, लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, तो ऐसे जगह में भी खड़े होकर देखना पड़ता है। अच्छा मरावी जी, ऐसे कोई ऐसे मजेदार घटना या ऐसे कुछ आप शेयर करना चाहेंगे जो कार्यक्रम के दौरान घटे हों, आप यदि शेयर करना चाहें तो? हाँ, एक बार बहुत 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 बड़ी घटना हुई थी। और एक दो बार हुई थी, मतलब एक बार तो हमारा बालाघाट में ही हम लोग एक बार जा रहे थे कार्यक्रम में, और तूफान में थे, साउंड वाउंड पूरा लोड था गाड़ी में, और अंदर बाहर से पूरा भरा था, और ओवरलोड थी गाड़ी, कहने का मतलब। तो किस्मत जैसे हमारे बालाघाट जहाँ हमको जाना था वहां से 70 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी का टायर निकल के भाग जाता है, वो चक्के। हाँ, बाप रे। और ऊपर साउंड लोड था, और अंदर लगभग 20-25 लोग तूफान में थे अंदर, और ऊपर साउंड का उतना बहुत ज्यादा वजन भी बहुत ज्यादा रहता है, साउंड आदमी ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा। तो वो वाला हादसा हमारे साथ में हुआ था कि गाड़ी का टायर निकल के भाग गया था। वो तो बहुत था कि हम लोग सीधे रोड में थे, और हो सकता था कि अगर अगला टायर निकल के भागता तो उस समय बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। अच्छा, पिछला टायर निकल के गया था, तो स्टीयरिंग काटने में दिक्कत नहीं हुई। अगर आगे का रहता तो स्टीयरिंग काटते ही नहीं, कहीं ना कहीं जाके गाड़ी घुस जाती। अच्छा, घाट में हुआ ऐसा? घाट में नहीं, तो सिंपल बराबर जमीन। हाँ, सिंपल में था तो ठीक है, नहीं तो पिछला टायर भी था, अगर मोड़ में होता तो कहीं ना कहीं फेंक जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वाला हादसा हुआ था। और इसके बाद में फिर एक बार और फिर बालाघाट में ही हमारा कार्यक्रम हुआ था। वहाँ के जो पब्लिक थी बहुत बेकार थी, वहाँ ऊटपटांग गानों का डिमांड कर रहे थे, जो कि हम अपने कार्यक्रमों में इन गानों का हम पालन नहीं करते। बिल्कुल। कि अच्छा, भोजपुरी में थे कि वो? हाँ, भोजपुरी में थे। अच्छा। भोजपुरी गाने में इतना गंदे गंदे टाइप के गाना और उनका फरमाइश था, और वो गानों के माध्यम से हमारा वहाँ पे झगड़ा हुआ था। तो मैं वहाँ पे हम लोग लड़ाई कर लिए थे कि आपको अगर कार्यक्रम करवाना है तो आप कार्यक्रम करवाएं, लेकिन हम बेहुदा इस तरीके के गाने हमारे स्टेज से गाने नहीं चलेंगे। बिल्कुल ना। तो बहुत ज्यादा वहाँ पे विवाद हो गया था। कुछ लड़के थे, समिति वाले भी सहयोग कर रहे थे, लेकिन बड़ाई मेला वाला कार्यक्रम था तो बहुत ज्यादा लोड होता है ना। तो वही चीज है। लेकिन ये तो अब बाहर निकलते हैं तो ये सब छोटी मोटी घटनाएं तो होते रहते हैं। तो मरावी जी, अभी तक आप कितने राज्यों में अभी तक अपने मध्य प्रदेश से बाहर जा चुके हैं कार्यक्रम देने के लिए? कार्यक्रम राज्य में लगभग 2 ही राज्य में। कौन कौन? 2 ही राज्य अपने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 2 ही राज्य। जिला कहा जाए तो? जिला तो यहाँ तो सभी आजू बाजू के सभी, यहाँ से देखना सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, कटनी, और इधर नरसिंहपुर गोटी गांव तरफ से बालाघाट होके यहाँ से छत्तीसगढ़, जितना मतलब आजू बाजू जितने जिला है, जितने अपने बिलासपुर, उमरिया, कटनी। रीवा नहीं, रीवा नहीं गए। रीवा हट जाता है उधर से, रीवा नहीं गए, कटनी गए। तो इस तरीके के यहाँ जितने आज साइड में है सभी जिलों में। अच्छा, और ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी देख रहे होंगे वीडियो और देखते देखते मन बना लिए होंगे कि भाई हमारा भी लोगों को कार्यक्रम कराना है, तो उनका चार्ज वार्ज का कैसे रहता है? चार्ज देखो, दूरी के हिसाब से चार्ज हमारा रहता है। हाँ। तो जैसे आपको मैं एक उदाहरण के लिए बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर 50 किलोमीटर की दूरी में अगर हमारा कार्यक्रम होता है तो लगभग हम उस जगह का साउंड सहित हम 25,000-26,000 रुपए उसका चार्ज करते हैं। अगर 100 किलोमीटर की दूरी में है तो वही है 5,000 के लगभग, वहां से फिर बढ़ जाते हैं 30,000 के लगभग में। वही जैसे जैसे किलोमीटर दूरियां बढ़ती हैं, बिल्कुल, आदमी भी व्यस्त रहते हैं आपकी टीम में। हाँ,
तो उस तरीके से चार्ज भी बढ़ता रहता है। अच्छा, और मरावी जी अभी मतलब आपका ऐसा विचार नहीं बना कि यार मेरा सपना ऐसा हो कि मैं एक उस सिंगर साथ में कभी गीत गाऊं, ऐसा कभी आप सोचे हैं? कोई सपना नहीं हो आपका? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं किसी को इतना अभी तक अपने दिमाग में बना के नहीं रखा हूँ कि मेरे को उसके साथ गाना गाना है कि अच्छा। मैं अपने आप को मैं कम नहीं समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी खुद की पहचान हो, अलग से पहचान हो। और अभी आप अपने टीम को लेकर, चलो ठीक है, बहुत सारी बातें हो चुकी, और अभी तक आप ऐसा नहीं चाहते कि ऐसे जगह पर हम कार्यक्रम दें ताकि लोग हमें देख सके दूर दूर तक? हाँ। कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर आप कार्यक्रम देना चाहते हैं? अब जैसे अभी अपना 14 जनवरी को कार्यक्रम है अमरकंटक में, वहां पे पर्सनली मेरा सपना है कभी मेरे को भी मौका मिलेगा तो मैं भी इतने बड़े मंच में जाके मैं वहां पे गाना गाऊंगा, और वहां पे मेरे समाज के लोग रहेंगे, और मैं समाज के प्रति मैं कितना खरा उतर पाऊंगा ये मैं अपने आप में अनुभव करता हूँ। अच्छा। कि कभी मेरे को मौका मिलेगा। पहली बात तो अभी उस लायक मुझे बनना पड़ेगा, बिल्कुल। तो अभी तो प्रयास जारी है, लेकिन मेरा सपना है कि एक बार कभी मेरे को मौका मिले तो अपने समाज, जहाँ मेरा समाज अटूट समाज हो, उस जगह मेरे को प्रदेश से आते हैं। हाँ, वैसा जगह मेरे को मिल रहे जैसे कि अमरकंटक है, तो ऐसे जगह में मैं इच्छा है कि कभी मेरे को मौका मिले तो मैं कुछ अपने रख पाऊं बात। और अंत में एक और बात है, अंत में हम लोग जाते जाते कुछ संदेश, कुछ मैसेज अपने तरफ से अगर समाज को या अपने दोस्तों को या अपने ऑडियंस को देना चाहते हैं तो जरूर। तो दोस्तों, अभी के समय में सभी जानकार हैं, सभी होशियार हैं, सभी लोग जानते हैं अच्छे से कि क्या कैसे है, लेकिन मेरा कहना यही है कि आप जो चीज आपको आंखों में दिखता है आप उसी पे विश्वास करें। बिल्कुल, ये समाज के प्रति मैं बोल रहा हूँ। आप किसी बंदे की चीजों में विश्वास ना करें। कोई कहानी बता रहा है, आप उस कहानी पे मत जाएं। अगर कोई कहानी बता रहा है तो आप पहले कहानी सर्च करें कि शुरू कहाँ से हुआ है ये कहानी। बिल्कुल। आप वहां पे जाएं और अनदेखी बातों पे विश्वास ना करें। यही कहना चाहूंगा अपने समाज के लोगों से, और अपने समाज, अपने संस्कृति के बारे में आप सचेत बने और अपने समाज के लिए आगे बढ़ें और अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मरावी जी, जो आपने इतना अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें दिया और हमारे ऑडियंस को बहुत सारे सीखने और जानकारी बातें बताए, जो कि किस तरह से आपके जीवन में चुनौती आए, संघर्ष आए, पर कभी आपने हारा नहीं। इसके लिए आपको दिल से सलाम है, जोहार है, नमन है। समय सब कुछ सिखा देता है दोस्तों कि हमें किस रास्ते में जाना है, किस रास्ते में नहीं जाना है। समय बलवान होता है। आप समय के हिसाब से आपको चलना है और हमेशा आप समय के हिसाब से चलिए। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय आपसे बहुत दूर आगे निकल जाएगा। तो आप समय का कद्र करें, समय को पहचानें। बिल्कुल। तो और पट्टा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे पास में, भाई इस लायक तो हम लोग अभी है नहीं कि अपने इंटरव्यू कहीं पे दे सकें, लेकिन पता नहीं पट्टा जी, पता नहीं हमारे पास फिर भी चले आते हैं भाई। मैं पर्सनली बताऊं तो हमारे मरावी जी से बहुत कुछ सीखते हैं भाई। हमें आदान प्रदान होता रहता है, जैसे कि हमने पहले बताए, हमारे मरावी जी की संगीत के बारे में बताते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं। जी हमारे यूट्यूबर में कहा जाए तो यही मास्टर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। सेवा जोहार। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो फिर। और यदि अगर आपका प्रश्न हो किसी गायक या किसी के प्रति तो अवश्य कमेंट करें और अपना सुझाव जरूर दें, अपना प्रश्न जरूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में। जोहार।